स्कूल ब्यूटी सुपरमार्केट में शॉपलिफ्टिंग कर रही है और मैंने ये सब अपने फोन में कैद कर लिया है। जैसे ही उसे एहसास होता है वो भागने की कोशिश करती है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका बैकपैक पकड़ लेता हूँ। हे सेरीना, तुम पकड़ी गई हो। उसकी आंखों में सदमे और डर को देखते हुए मैं उसे पीछे के स्टोरेज रूम में खींच ले जाता हूँ जहाँ कोई देख न सके। सेरीना अपने बैकपैक को अपने सीने से जोर से चिपकाए हुए बेबसी से कोने में सिमट जाती है। दुनिया बहुत छोटी है सेरीना, ये स्टोर मेरे डैड का है। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे टीचर्स और क्लासमेट्स को इस बारे में पता चले, है ना? तो बैग खाली करो, या तुम चाहती हो कि मैं खुद करूँ? सेरीना ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की चमक है, लेकिन वो रोती नहीं है। वो एक शब्द भी नहीं कहती। वो बस अपना बैग खोलती है और ब्रेड के 3 पैकेट बाहर निकालती है। मैं मन ही मन आह भरता हूँ। पागल लड़की, तुमने जो चुराया है वो स्टोर की सबसे सस्ती ब्रेड है। अगर चोरी ही करनी थी तो कम से कम कुछ ढंग का चुराती, कोई ड्रमस्टिक, सॉसेज या कुछ भी। मैंने सिर्फ 3 ब्रेड ली है और कुछ नहीं। मेरे बैग में और कुछ नहीं है। वो सच कह रही है, सच में वहाँ और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी फुटेज में भी उसे सिर्फ वही 3 लेते हुए दिखाया गया है। लेकिन मैं सेरीना को अभी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में ठीक इसी दिन मैंने सेरीना को शेल्फ से चोरी करते देखा था। वो मेरी क्लासमेट थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने अनदेखा करने का नाटक किया। हालांकि अगले दिन मैंने क्लास में खबर सुनी कि सेरीना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो एक्सीडेंट स्टोर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो ठीक इस समय हुआ था, पर मैंने मन बना लिया है। मैं उसे आज रात किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। जब तक वो आज का दिन जिंदा गुजार लेती है, तब तक वो चाहे तो स्टोर रूम में ही सो सकती है। यही सोचकर मैं उसका बैग ले लेता हूँ, ये नाटक करते हुए कि मुझे उस पर यकीन नहीं है, और सब कुछ टेबल पर पलट देता हूँ। टेक्स्ट बुक्स, पेन्स, एक पुराना पेंसिल केस और कुछ सफेद सा। सेरीना का चेहरा लाल हो जाता है। वो आगे झपटती है और उसे वापस छीन लेती है, उसे अपने बैग में ठूंस देती है और फिर बैग को मुझसे दूर खींचती है, जिससे उसकी स्ट्रैप टूट जाती है। वो ऊपर देखती है और मुझे घूरती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है। बस इतना ही है, सिर्फ 3 ब्रेड। मैं टूटा हुआ बैग वापस पकड़ता हूँ और उसे टेबल पर फेंक देता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? तुम भरा हुआ बैकपैक लेकर अंदर आई थी और सिर्फ 3 सस्ती ब्रेड ली। तुम्हारी स्लीव भी खुली हुई लग रही है। तुम और क्या छुपा रही हो? सेरीना जल्दी से अपना सिर झुका लेती है और पीछे हट जाती है। कुछ नहीं, खुद अपनी जिपर नीचे करो, मुझे मजबूर मत करो, वरना कल पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि सेरीना, जो हर क्लास की टॉपर और मॉडल स्टूडेंट है, शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। ये सुनकर सेरीना घबरा जाती है। उसके चेहरे पर आंसू छलक आते हैं। कुछ मत कहना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वो धीरे से जिपर नीचे करती है। अंदर मुझे एक टी-शर्ट का कॉलर दिखता है जो बार बार धोने की वजह से फीका और पुराना पड़ गया है। क्या अब तुम देख सकते हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं अब भी उसे देख रहा हूँ। हम पहले से ज्यादा करीब है। मेरी नजरों के सामने सेरीना के गालों पर एक अजीब सी लाली छा जाती है। फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है। तुम्हारे कहने भर से ये कुछ नहीं हो जाता, वो मैं तय करूंगा। सेरीना शर्मिंदगी और चिड़चिड़ाहट में अपना सिर घुमा लेती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सिर्फ 3 ब्रेड थी। मैंने उन्हें वापस कर दिया है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? इस मोड़ पर मैं उसे रोकने के लिए सच में कोई वजह नहीं सोच पा रहा हूँ। ये देखते हुए कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रुको, सेरीना वापस मुड़ती है, डरी हुई सी। क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर सेरीना नीचे देखने लगती है। वो कुछ नहीं कहती। पहले खा लो, फिर तुम जा सकती हो। मैं ब्रेड का पैकेट फाड़ देता हूँ। अब ये खुल गया है, अब इसे बेच नहीं सकते, इसे ले लो। कुछ सेकंड बीते हैं। सेरीना धीरे से ब्रेड अपने होठों तक लाती है और एक छोटा सा टुकड़ा खाती है, फिर एक और एक और। वो तेजी से खाने लगती है। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रो रही है। जब से मैंने उसे पकड़ा था और तलाशी ली, तब तक उसने एक आंसू नहीं बहाया था, लेकिन जैसे ही ब्रेड उसके मुंह तक पहुंचती है, वो खुद को और नहीं रोक पाती। मैं उसे चुपचाप देखता हूँ और उसके हाथों में ब्रेड का एक और टुकड़ा थमा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके परिवार में ऐसा क्या हो रहा है जो एक मॉडल स्टूडेंट को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने पर मजबूर होना पड़ा। खाने के बाद सेरीना एक कागज के टुकड़े पर जल्दी से कुछ लिखती है और एक गंभीर चेहरे के साथ वो मुझे थमा देती है। इसमें लिखा है 30 अगस्त 2023, सेरीना पर लियोन की 3 ब्रेड उधार है। मैं उस नोट को खाली नजरों से देखता हूँ। उसकी हैंडराइटिंग देखते ही मुझे अचानक सब याद आ जाता है। जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था, तब क्लास में 52 स्टूडेंट्स थे। इकलौता वोट जो मुझे मिला था वो सेरीना ने दिया था, खलोए ने नहीं। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि वो वोट खलोए का था। मैंने एक बार उससे इस बारे में बात भी की थी, पर खलोए ने ना हाँ कहा। ना, उसने इसे एक पहेली बना रहने दिया। सेरीना, तुम्हें लगता है ये IOU नोट लिखने से बात खत्म हो गई, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा बैग तोड़ दिया है, मैं उसे बदल रहा हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। मैं तय करता हूँ कि मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है। इसके साथ ही मैं सेरीना को बैकपैक डिस्प्ले एरिया की तरफ ले जाता हूँ। सेरीना की नजरें तुरंत एक पिंक बैकपैक पर जाकर टिक जाती है और जिस तरह से वो उसे देखती है उससे सब साफ पता चल जाता है। वो पिंक बैग मुझे
मुझे भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी मुझे याद आता है कि मेरा खुद का बैकपैक भी बिल्कुल इसी स्टाइल का है, बस नीले रंग में। मैं उसे हुक से उतार लेता हूँ। ये वाला तुम्हारा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा बैग तो पहले से ही टूटा हुआ था। बेशक तुम मना कर सकती हो अगर तुम चाहती हो कि पूरे स्कूल को पता चल जाए कि आज क्या हुआ। सेरेना के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो खामोशी से बैग ले लेती है, लेकिन तुरंत अपना IOU नोट निकालती है और उसमें एक नई लाइन जोड़ देती है। सेरेना पर लियोन का एक पिंक बैकपैक उधार है। चूंकि तुम हिसाब रख ही रही हो तो एक सेकंड और रुको। मैं उसकी बाहों में एक पिंक पेंसिल केस रख देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात सबको पता चले। मेरे पास इन सबके पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। मैं तुमसे पैसे मांग भी नहीं रहा हूँ, या शायद मुझे चुकाने का कोई और तरीका सोच लेना। सेरेना अपना सिर झुका लेती है। उसके चेहरे पर उलझन और शक है। मुझे मुस्कुराते देख वो तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। वो धीरे से अपने आप से बुदबुदाती है, कोई और तरीका। मैं सेरेना के साथ स्टोर में आगे बढ़ता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही हम एक खास गलियारे आयल में पहुँचते हैं, सेरेना शर्मिंदगी में मुड़ जाती है और जाने की कोशिश करती है। वहीं रुक जाओ। अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात स्कूल में फैले तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक ट्रबल मेकर हूँ और मुझ जैसे लोगों की कोई सीमा नहीं होती। मुझे ये नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। इसे रख लो, ये सब उधार में गिना जाएगा। सेरेना आखिरकार मान जाती है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। घर जाते समय ट्रैफिक का ध्यान रखना, सही सलामत पहुँचना। कल स्कूल वैसे ही आना जैसे रोज आती हो। जब तक तुम ढंग से रहोगी मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं, समझी? सेरेना को समझ नहीं आता कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उसे इतना पता है कि इसके पीछे मेरी कोई बुरी नियत नहीं है। तभी क्लोई अपनी 2 सहेलियों के साथ अंदर आती है। हे, बस एक सेकंड यहाँ रुको। मैं सेरेना से कहता हूँ, वाह लियोन, खुद को तो देखो। अब तुम सेरेना से बातें करने लगे हो। मुझे बताओ तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगती है, ये या मैं उसे खाली नजरों से देखता हूँ। क्लोई, क्या सच में तुम्हारे क्लासमेट की फैमिली का सुपरमार्केट है? ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जाओ जो मन करे ले लो, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोई की बात सुनकर वो दोनों लड़कियां पीछे नहीं हटी। वो शेल्फ से अपनी पसंद की चीजें चुनने लगती है। जल्द ही वो ढेर सारे चिप्स और स्नैक्स लेकर खुशी खुशी वापस आती है। वो सारा सामान चेकआउट काउंटर पर ढेर कर देती है। इसके 500 युआन हुए। क्लोई ने कहा था कि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लियोन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं हो? ये तो बस कुछ स्नैक्स है, ये ज्यादा तो नहीं है ना? ज्यादा नहीं है तो तुम इनके पैसे दे सकती हो, है ना? सेरेना हैरानी से ये सब देख रही है। उसे महसूस होता है कि आज मैं कुछ बदला हुआ सा हूँ। क्लोई एकदम सुन्न पड़ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने कल मुझे मॉल में ब्रैड के साथ देखा था? लियोन, उससे मिलना बस एक इत्तेफाक था। तुम इतने छोटे दिल के क्यों बन रहे हो? इसका इस बात से क्या लेना देना? जो सामान लिया है उसके पैसे देना तो मामूली बात है। सेरेना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सेरेना अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसे लगता है कि उसका इस बात में पड़ना ठीक नहीं। जाने दो क्लोई, हमें वैसे भी उतनी भूख नहीं थी। लियोन, तुम इसके लिए पछताओगे। इसके साथ ही क्लोई अपनी सहेलियों के साथ जाने के लिए मुड़ती है। वहीं रुक जाओ, सब कुछ वहीं वापस रखो जहाँ से उठाया था, वरना तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी दोनों सहेलियों ने स्कूल में मेरी बदनामी के किस्से सुन रखे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी सारा सामान वापस रखने लगती है। जैसे ही काम खत्म होता है वो क्लोई के पास भागती है। क्लोई, चलो यहाँ से चलते हैं। लियोन, मैं आज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सेरेना मेरे बगल में खड़ी है और ये सब देख रही है। उसे इस सब को समझने में थोड़ा समय लगता है। पिछले साल जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था तब मुझे वोट देने के लिए शुक्रिया। सेरेना, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है, जैसे उसे इसकी उम्मीद ही न हो। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो लगभग भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाती है। धीरे चलो, ठीक से चलो, सड़क पर मत भागो वरना कल तुम्हारी शिकायत स्कूल में कर दूंगा। सेरेना उलझन में पीछे मुड़कर देखती है पर फिर भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है। अगली सुबह मैं सीधे क्लास के दरवाजे पर पहुंचता हूं और देखता हूं कि सेरेना अपनी सीट पर सुरक्षित बैठी है। उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे इतनी राहत मिलती है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। सेरेना मुझे घूरते हुए देखती है और उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। लियोन, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के पहले ही दिन लेट आ रहे हो? जाकर बैठो, तुमसे मैं बाद में निपटूंगी। जी मिस शॉ। सेरेना, अगर पीछे बैठने से देखने में दिक्कत हो रही है तो बस एक बार कह दो, मैं तुम्हें आगे शिफ्ट कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे एतराज है। मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। तुम्हें एतराज है? लियोन, तुम खुद को समझते क्या हो? सीटें ग्रेड्स के हिसाब से दी जाती है। सेरेना का पिछला फाइनल एग्जाम सिर्फ फैमिली इमरजेंसी की वजह से छूट गया था। तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसा नीचे से सेकंड आने वाला लड़का कभी उसके बगल में बैठेगा? मैं चेतावनी दे रही हूँ, क्लास के दौरान उसे परेशान मत करना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़े होगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस शॉ। मैं मंथली एग्जाम में अपनी सीट खुद कमा लूंगा। ठीक है सेरेना, तुम हिम्मत मत हारना। अगर लियोन तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। परेशानी किसे कहते हैं? मैं हाथ बढ़ाकर सेरेना की
बाह पर उंगली मारता हूँ। पोक, क्या ये परेशानी में गिना जाएगा? उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। वो झटके से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। मैं गर्मा गर्म स्टीम्ड पोक बंस का एक बैग निकालता हूँ और सेरिना की तरफ बढ़ाता हूँ। ब्रेक में इन्हें खा लेना, पेट भर लो अपना। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं? मेरी आधी अधूरी धमकी पर सेरिना आज्ञाकारी बनकर बंस ले लेती है और अपनी उन खूबसूरत आंखों से मुझे एक ऐसी नजर देती है जिसमें चिड़चिड़ाहट और बेबसी दोनों है। ये हुई ना बात, बस वैसा ही करो जैसा कहा जाए। वक्त बीता है और आखिरकार घंटी बजती है। सेरिना, वो बंस खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुमने नाश्ता किया था? मैं नाश्ता नहीं करती, अभी खाओ, मेरा सब्र मत आजमाओ। सेरिना मेरी तरफ देखती है, फिर हिचकिचाते हुए एक बन अपने होठों तक ले जाती है और छोटा सा टुकड़ा काटी है। जैसे ही उसका स्वाद उसे मिलता है, उसकी आंखें चमक उठती है और पूरा बन सेकंडों में खत्म हो जाता है। मैं चुपचाप संतुष्टि के साथ उसे देखता हूँ। दूसरा खत्म करने के बाद बैग में 2 और बचे हैं। सेरिना उन्हें देखती है, एक पल के लिए हिचकिचाती है और फिर चुपचाप उन्हें अंदर रख देती है। मेरा पेट भर गया है, बाकी मैं लंच में खाऊंगी। मैंने कहा, इन्हें खाओ, बहाने बनाना बंद करो। सेरिना मुझे घूरती है। एक पल के लिए लगता है जैसे वो पलटकर जवाब देगी। वो अब भी मुझे घूर रही है। ऐसे ही घूरती रहो और मैं। उसके चेहरे के भाव कोमल हो जाते हैं, जैसे वो कोई मासूम सी विनती कर रही हो, और वो चुपचाप तीसरा बन खाने लगती है। उसी पल खलोए क्लास में आती है। आज मौसम कितना अच्छा है, ट्रैक पर टहलने के लिए एकदम सही है ना लियोन, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। खलोए मुड़कर जाने लगती है। उसे पूरा यकीन है कि मैं उसके पीछे आऊंगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं अब भी अपनी सीट पर हूँ। लियोन, बहुत हुआ, अब तुम हद पार कर रहे हो। मैंने क्या किया? अगर कुछ कहना है तो यही कहो। मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो ना मेरे साथ कैफेटेरिया में लंच करो। सॉरी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। क्लोई की दाल नहीं गलती। वो हार मानकर अपने लंच ग्रुप के साथ चली जाती है। दोपहर तक क्लास में सिर्फ मैं और सेरिना बचे हैं। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ, सेरिना हमेशा कैफेटेरिया इतनी देर से क्यों जाती है? वो असल में क्या खाती है, या फिर वो कुछ खाती भी है या नहीं? सेरिना शांति से अपनी डेस्क पर बैठी सुबह का असाइनमेंट कर रही है। उसे शायद एहसास भी नहीं है कि क्लास में सिर्फ हम दोनों हैं। इंतजार करते करते मेरी आंख लग जाती है। सेरिना मुड़कर देखती है और पाती है कि मैं गहरी नींद में हूँ और मेरे मुंह के कोने से लार ड्रूल टपक रही है। वो मुझे कुछ खोई खोई सी नजरों से देखती है। दरअसल उसका एक राज है जो कोई नहीं जानता। वो मुझे मिडिल स्कूल से जानती है। उसकी यादें मुझसे जुड़े पलों से भरी पड़ी है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं है। शायद मैंने कभी उसे नोटिस तक नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, उसे सब याद है। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वो क्लास से बाहर निकल जाती है। ये उसके लंच का रोज का समय है। जब तक वो कैफेटेरिया पहुंचती है, बाकी सब लोग का खाना खाकर जा चुके होते हैं। कैफेटेरिया लगभग खाली है। ओह, तुम फिर आ गई। मैंने कितनी बार कहा है कि अगली बार जल्दी आया करो। जब भी तुम इस वक्त आती हो, सारा खाना खत्म हो चुका होता है। शोरबे ब्रॉथ के अलावा कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, सादा चावल ठीक है। देखो, तुम समझती नहीं हो, वो पूरी ग्रेड की टॉपर है। देर से आने का मतलब है कि वो पढ़ाई कर रही थी। उसे देखो, किसी पेंटिंग जैसी सुंदर है और ऊपर से इतनी होशियार। अगर मेरा बेटा इसका आधा भी होता तो मैं खुश हो जाता। रुको, मैं तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा चावल दे देती हूँ और उस पर थोड़ा मीट का शोरबा डाल देती हूँ। बस 50 सेंट दे दो। शुक्रिया। अपना मील कार्ड स्वाइप करने के बाद सेरिना अपना बैलेंस देखती है। 5 युआन और 20 सेंट। उसके लिए एक वक्त के खाने के 50 सेंट देना भी बहुत बड़ी बात है। इसी बीच क्लासरूम में मेरी आंख अचानक खुलती है। मैं लगभग आधे घंटे से सोया हुआ था। अब कैफेटेरिया में कुछ भी बचने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मैं वहाँ भागकर जाता हूँ। बेटा, इस वक्त तो यहाँ सिर्फ सादे चावल ही बचे हैं। चावल ही ठीक है। वैसे क्या मुझसे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी? वो काफी सुंदर है और उसके बाल लंबे हैं। ओह, मैं उस लड़की को जानती हूँ। वो हमेशा देर तक पढ़ाई करती है। जब भी वो आती है, सिर्फ सादे चावल ही बचे होते हैं। मैं अपने चावल के लिए 2 युआन स्वाइप करता हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ, ये बहुत सस्ता है। उसी दोपहर पे क्लास में मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। पे क्लास के हर फ्री पीरियड में सेरिना अपनी टेक्स्ट बुक लेकर एक ही जगह बैठती है और चोरी छिपे मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। बास्केटबॉल खेलने वाले हर लड़के का सपना होता है डंक मारना। जब मैं एक जबरदस्त स्लैम डंक मारता हूँ तो सेरिना अपनी खूबसूरत और हैरान आंखों से मुझे देखती है। बाकी लड़कों के भी होश उड़ जाते हैं। मैं खुद भी थोड़ा हैरान हूँ। कल दोबारा जन्म लेने के बाद से मैंने नोटिस किया है कि मैं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वो डंक तो बिना कोशिश किए ही हो गया। क्या यह दोबारा मौका मिलने के साथ मिला कोई बोनस है? मैं सेरिना की तरफ देखता हूँ। अचानक हमारी आंखें मिल जाती हैं। वो तुरंत अपनी किताब उठाकर अपना चेहरा छुपा लेती है, जैसे कुछ याद कर रही हो। लियोन, वो बहुत कूल था। मैं क्लो को एक बेरुखी भरी नजर देता हूँ और मुंह फेर लेता हूँ। ब्रैड, जो क्लास प्रेसिडेंट है, खलोए की तारीफ सुन लेता है और चिढ़कर मुझे देखता है। कोर्ट पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। लियोन, क्या मेरे साथ 1-on-1 खेलोगे? जब ब्रैड अपनी डींगे
ठिंगे हाँक रहा होता है, तभी मेरी नजर किनारे पर पड़ती है। सेरीना जमीन पर गिरी हुई है, उसका चेहरा दर्द से खिंचा हुआ है और उसने अपना दाहिना टखना एंकल कसकर पकड़ा हुआ है। मैं पास खड़ी एक लड़की से पूछता हूँ, क्या हुआ? शायद मैंने एक लड़की को सेरीना को पीछे से धक्का देते देखा और सेरीना गिर गई। वो लड़की कैसी दिखती थी? कौन सी क्लास की है? मैंने ठीक से नहीं देखा। मैं सेरीना के पास जाता हूँ। चलो बैठो, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। सेरीना धीरे से उठती है और मुझे घूरती है। किसका इंतजार कर रही हो? बैठो। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाता हूँ और नर्स के ऑफिस की तरफ चल देता हूँ। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान खिल जाती है जो बसंत की धूप जैसी गर्म है। तुम्हें किसने धक्का दिया? क्या तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। कोई अंदाजा कि वो कौन हो सकता है? नहीं, तुम डर रही हो कि मैं उनके पीछे जाऊंगा, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तुम जीती। मैं हार मानता हूँ। जल्द ही हम नर्स के ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैं उसे पीठ पर लिए इधर उधर घूमता हूँ पर वहाँ कोई नर्स नहीं दिखती। मैं सेरीना को बिस्तर पर बिठाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि मोच आई है या हड्डी खिसकी है। तुम्हें सच में ये सब आता है? जाहिर है, अपने गाँव में मैं बुजुर्गों की हड्डियाँ बैठाया करता था। लग रहा है कि कुछ गंभीर नहीं है, बस मामूली मोच है, सूजन भी नहीं है। थोड़ा सा मेडिकेटेड ऑयल लगाओगी और तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैं सेरीना का दाहिना पैर उठाकर अपने घुटने पर रखता हूँ ताकि तेल लगा सकूं। लेकिन अगले ही पल सेरीना अपना पैर पीछे खींच लेती है। मैं खुद कर लूंगी। वो मुड़कर खुद तेल लगाने लगती है। जब वो काम खत्म कर लेती है तो नर्स के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करते हुए पीछे पीछे आता हूँ। वो सिर झुकाए मुझे अनदेखा करते हुए आगे चलती रहती है। अब तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। सेरीना कहती है कि वो क्लासरूम में पढ़ाई करने जा रही है। मैं उसे जाने देता हूँ और खुद स्कूल के गेट की तरफ बढ़ जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी साइकिल लेकर गेट पर पहुँचता हूँ तो मैं सेरीना के टखने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वो आखिर रहती कहाँ है? क्या वो दूर है? क्या वो पूरे रास्ते लंगड़ाते हुए घर जाएगी? शायद मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ क्लासरूम खाली है और सेरीना पढ़ाई नहीं कर रही है। वो क्लास में सबसे आगे है, प्लेटफॉर्म पर लंगड़ाते हुए चल रही है, हाथ में डस्टर लिए अपने पंजों के बल खड़ी होकर ब्लैक बोर्ड का एक एक शब्द मिटा रही है। मेरी नजर बोर्ड के कोने में लिखी ड्यूटी लिस्ट पर पड़ती है। वहाँ लिखा है ब्लैक बोर्ड और प्लेटफॉर्म लियोन। तभी सेरीना मुझे दरवाजे पर खड़ा देख लेती है। वो ऐसे चौंक जाती है जैसे उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया गया हो और तुरंत पीछे हट जाती है। तुम्हारे टखने में चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम रहती कहाँ हो? क्या वो दूर है? दूर नहीं है। मैं उसे ऐसी नजर से देखता हूँ जिसका मतलब है कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। सेरीना सफाई खत्म करती है और तेजी से मेरे पास से निकल जाती है। मैं अपनी साइकिल लेकर स्कूल गेट तक उसके साथ साथ चलता हूँ। आओ मुझे छोड़ने दो। सच में मैं ठीक हूँ। अगर मेरे डैड ने किसी अजनबी लड़के को मुझे छोड़ते हुए देखा तो वो ठीक है। फिर घर सावधानी से जाना सेरीना। सेरीना के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आती है। कल मिलते हैं। मैं तब तक देखता रहता हूँ जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो ठीक से चल रही है। तभी मुझे चैन मिलता है। घर पहुँचते ही मेरी मुलाकात डैड से होती है जो बाहर जा रहे हैं। डैड आप कहाँ जा रहे हैं? मिसेस वाइट का पोता हुआ है तो वो काम छोड़कर घर चली गई है। स्टोर में लोगों की कमी है। डैड अगर आपको किसी की जरूरत है तो मैं एक क्लासमेट को जानता हूँ जो अप्लाई कर सकती है। क्या बात बनेगी? जरूर, उसे कभी भी इंटरव्यू के लिए ले आना। अब मुझे रोको मत, मुझे स्टोर पहुँचना है। मॉम मैं आ गया। मेरी छोटी बहन कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले ही हमने उसे डांटा है। क्या हुआ? वो नंबर 65 मिडिल स्कूल के बाहर उस मंदबुद्धि आदमी के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रही है। मेरी छोटी बहन गुस्से में बाहर आती है। अंकल स्ट्रैप्स बुरे इंसान नहीं है और फिर पैर पटती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहन के मुंह से उन्हें अंकल स्ट्रैप्स कहते सुन मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। मैं भी नंबर 65 मिडिल स्कूल में ही पढ़ा था और अंकल स्ट्रैप्स तब भी गेट के बाहर वैसे ही बैठा करते थे। बाकी बच्चे अंकल स्ट्रैप्स को बहुत चिढ़ाते थे। हर बार जब मैं दखल देता तो मैं उन्हें डांट कर भगा देता था। मुझे उसी स्कूल की एक लड़की भी याद है जो बिल्कुल मेरी तरह उनका साथ देती थी। मुझे उसका नाम कभी पता नहीं चला। बस इतना याद है कि उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसका चेहरा लगभग बालों के पीछे छिपा रहता था। लेकिन जब भी अंकल स्ट्रैप्स उसे देखते वो हमेशा मुस्कुराते थे। मॉम मुझे लगता है छोटी बहन को डांटने से पहले आपको पूरी कहानी सुननी चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरे भी अंकल स्ट्रैप्स से काफी अच्छे ताल्लुक थे। सच में बिल्कुल, वो बहुत दयालु है। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई पर बहुत से बच्चे उन्हें परेशान करते थे, इसलिए मैंने कई बार उनका बचाव किया। देखा अंकल स्ट्रैप्स अच्छे इंसान हैं। और आज लंच में मैंने एक बहुत प्यारी लड़की को उन्हें खाना खिलाते और उनका साथ देते देखा। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अगर कभी ऐसी बात हो जो तुम अकेले न संभाल सको तो तुरंत मुझे बताना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। समझ गए? समझ गया। अगले दिन पहला पीरियड बायोलॉजी का है। इस मोड़ पर लेक्चर सुनना मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी पढ़ाई की नींव इतनी कमजोर है कि लेक्चर सुनना किसी विदेशी भाषा को सुनने जैसा लगता है। तो कुछ ही देर में मैं सो जाता हूँ। सेरीना मेरी तरफ देखती है, फिर चुपचाप बचे हुए 2 बंद
बंस निकालकर अपने प्लास्टिक लंच बॉक्स में रख लेती है जो वो घर से लाई थी। मैंने ये सब नोटिस किया, बस कुछ बोला नहीं। करीब 10 मिनट बाद मेरी नींद खुलती है। सेरेना मुझे हिलते हुए देखती है और तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा अजीब तरह से संजीदा और घबराया हुआ है। मैंने बिना पूछे तुम्हारे 2 बंस खा लिए। तो क्या हुआ? तुम मुझे रिपोर्ट क्यों दे रही हो? सेरेना शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। वो उतनी ही तेजी से वापस मुड़ जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। मैंने आज तक किसी को झूठ बोलते हुए इतना प्यारा लते नहीं देखा। एक नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 90 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। वैसे क्या किसी को पता है कि लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है? पल्स रेट उन खास चीजों में से एक है जिसे ये मापता है। अब अपने साथ वाले पार्टनर के साथ इसे ट्राई करें, एक दूसरे की पल्स चेक करें। ये सुनते ही मैं तुरंत चौकन्ना हो जाता हूँ। सेरेना पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। उसकी नजरें मुझ पर टिकी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं तुम्हें डराता हूँ? अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने दो। नहीं, क्यों नहीं? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? बस हाथ दो। नहीं मतलब नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी धड़कन सुनूंगा। हम काफी देर तक बहस करते रहते हैं और आखिर में किसी की भी पल्स चेक नहीं हो पाती। सुबह की क्लास खत्म होती है और लंच का समय हो जाता है। क्लोई एक बार फिर मेरे पास आती है। लियोन, आज तो तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो ना? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये अच्छे स्टूडेंट होने का नाटक बंद करो। तुम्हारे जैसे ग्रेड्स के साथ भला पढ़ने के लिए है ही क्या? तुम ये सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, है ना? अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हें जाने के लिए कहने पर मजबूर मत करो। मेरी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे खलोए बस रोने ही वाली है। उसकी सहेली दौड़कर आती है और उसे खींच कर ले जाती है। चलो भी, इसके मुंह क्यों लग रही हो? जैसे ही क्लास खाली होती है फिर से सिर्फ मैं और सेरेना रह जाते हैं। एक पल के लिए सेरेना मुझे मुड़कर देखती है और पाती है कि मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझमें ये बदलाव देखकर वो अपने होंठ सिकोड़कर मुस्कुरा देती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ, सेरेना तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। वक्त बीता जा रहा है। जब सेरेना के लंच का समय होता है तो वो कैफेटेरिया जाने के लिए खड़ी होती है और मैं आलस से अंगड़ाई लेता हूँ। वाह, काफी अच्छी पढ़ाई हो गई। शर्त लगा सकता हूँ कि अब तक कैफेटेरिया में कुछ नहीं बचा होगा। सेरेना मुझे अनदेखा करती है और खामोशी से निकल जाती है। मैं भी आराम से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। कैफेटेरिया काउंटर पर लेडी सेरेना से सादे चावल के लिए 50 सेंट लेती है, पर मुझसे वो 2 युआन मांगती है, जिससे मैं सच में उलझन में पड़ जाता हूँ। मैं सेरेना के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। फिर मैं अपना बैग खोलता हूँ और सुपरमार्केट से लाए स्नैक्स का ढेर टेबल पर लगा देता हूँ। हाँ, मुझे पता था कि वहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं ड्रमस्टिक, ब्रेस्ट एग और सॉसेज के पैकेट फाड़ता हूँ और उन्हें अपनी ट्रे में सजा देता हूँ। अजीब है, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। शायद आजकल मैं ये सब कुछ ज्यादा ही खाने लगा हूँ। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ, उसकी ट्रे अपनी तरफ खींचता हूँ और अपनी भरी हुई ट्रे उसके सामने कर देता हूँ। चलो आज अदलाबदली करते हैं। सेरेना मुझे हैरान होकर देखती है। वो विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ और तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। सेरेना काफी देर तक मुझे देखती रहती है, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और कुछ नहीं कहती। वैसे मेरे फैमिली सुपरमार्केट में शाम की शिफ्ट के लिए एक कैशियर की जरूरत है। इसे अपना ऑफिशियल जॉब ऑफर समझो। तुम्हें काम पर रख लिया गया है। अगर तुमने शिकायत या मना करने की हिम्मत की तो तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझी ना? कोई शिकायत नहीं, मैं ये काम करूंगी। बहुत अच्छे। मैं उसे एक संतुष्ट भरी नजर देता हूँ। सेरेना जो मन ही मन खुश है अपना सिर झुकाकर खाने लगती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स निकालती है। वो नहीं चाहती कि मैं अंदर रखे वो बंस देखूं, इसलिए वो उसे टेबल के नीचे अपनी गोद में रखती है। फिर वो ट्रे से बचा हुआ चावल, ड्रमस्टिक, अंडा और सॉसेज उस लंच बॉक्स में डाल देती है। ये तुम क्या कर रही हो? अपने डैड के लिए ले जा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी स्कूल छोड़कर ये उनके पास ले जाओगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे सेरेना के पिता से काफी समय से चिढ़ हो रही थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने दे और ऊपर से ये उम्मीद रखे कि वो स्कूल से उसके लिए खाना लाएगी। ये कैसा मामला है? मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो? मेरा पेट भर गया है। खाने के लिए शुक्रिया। सच में। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनके लिए नहीं ले जा सकती। बस पहले ये ड्रमस्टिक खुद खा लो, ठीक है? बाकी उन्हें दे देना। मैं सच में और नहीं खा सकती। ठीक है, उन्हें दे देना। मैंने हाँ कह दिया है। जाओ। शुक्रिया। सेरेना मुझे शुक्रिया कहती है और जाने के लिए उठती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ और एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। जाहिर है कि उसने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, और फिर भी जब मैंने उसके सामने पूरा लंच रखा तो उसने उसे नहीं खाया। उसने तुरंत उसे पैक किया और स्कूल से चुपके से निकल गई ताकि वो खाना अपने डैड को दे सके। और उसके डैड वही अंकल स्ट्रैप्स जिनके बारे में मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे। जैसे ही वो उसे आते देखते हैं वो खुशी से चिल्लाते हैं सेरेना, लेकिन तुरंत ही वो एक ऐसे बच्चे की तरह सिमट जाते हैं जिसने कुछ गलत किया हो और हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। सॉरी सेरेना, मैंने तुम्हें स्कूल से बाहर आते नहीं देखा। वो बुदबुदाते हैं। उनकी
आवाज किसी 5 या 6 साल के बच्चे जैसी कोमल और अनिश्चित है। तुम बहुत तेज दौड़ी, इसलिए डैड तुम्हें देख नहीं पाए। सेरेना तेज दौड़ती है, डैड पीछे रह जाते हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह बार बार वही शब्द दोहराते हैं। सेरेना अपने पिता को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखती है और फिर लंच बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाती है। खाने का वक्त हो गया है डैड। ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक। वो एक्साइटेड है पर उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। वो घबराकर बॉक्स वापस उसकी तरफ धकेल देते हैं। सेरेना तुम खाओ, जल्दी खाओ वरना बुरे लोग आ जाएंगे। मैंने पहले ही 2 पूरे बंस खा लिए हैं, अब आप खाइए। डैड। इससे पहले कि वो बुरे लोग आ जाए वो ड्रमस्टिक उनके मुंह तक ले जाती है। उसके डैड एक बड़ा निवाला लेते हैं और बड़े मजे से उसे चबाते हैं। क्या ये अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी नंबर 65 मिडिल स्कूल के गेट से एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में अभी अभी खरीदा हुआ एक पाइनएप्पल बन है और वो रुक जाती है जब वो देखती है कि सेरेना वहाँ पहले से ही अंकल स्ट्रैप्स को खाना खिला रही है। उस दोपहर स्कूल के बाद मैं सेरेना से कहता हूँ चलो अब सुपरमार्केट चलते हैं। क्या हुआ? क्या तुम नर्वस हो? इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? बस मेरे डैड के सिर को एक बड़ी सफेद मूली की तरह समझो। वो जो भी कहें बस हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुरा देना। जब हम पहुँचते हैं तो मैं सेरेना को बाहर इंतजार करने के लिए कहता हूँ और खुद पहले अंदर जाता हूँ। वो जहाँ खड़ी है वहीं आज्ञाकारी बनकर सिर हिला देती है पर उसकी उंगलियां लगातार अपनी स्लीव को खींच रही हैं, जिससे उसकी घबराहट साफ झलक रही है। क्योंकि ये सिर्फ अपने नए बॉस से मिलना नहीं है बल्कि मेरे पिता से मिलना भी है। वो जानती है कि इसका कोई और मतलब नहीं होना चाहिए पर फिर भी वो नर्वस है। डैड मैं उसे ले आया हूँ, इसे सिंपल रखना, ज्यादा सवाल मत पूछना। जरा मैं भी देखूं वो कौन सी बेचारी आत्मा है जो अपनी पढ़ाई का वक्त कुर्बान करने वाली है। जब मेरे डैड और मैं बाहर आते हैं तो सेरेना तुरंत हमारी तरफ मुड़ती है और नर्वस होकर उन्हें ग्रीट करती है। नमस्ते सर। वाह बेटे, तुम्हें ऐसी मासूम और प्यारी लड़की भला कहाँ से मिली? मुझे लगा कोई लड़का होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके डैड तुम्हारे पीछे आएंगे? ये कितनी संस्कारी लड़की लग रही है। भला इसके पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है? क्या तुमने इसे बहला फुसलाकर यहाँ बुलाया है? मैंने उसे बेवकूफ नहीं बनाया, वो खुद अपनी मर्जी से तैयार हुई है। यह भी सही नहीं है, तुम उसकी पढ़ाई के बीच में मत आना। इसके साथ ही मेरे डैड मुझे पीछे से एक लात जमाते हैं और मुझे दरवाजे के बाहर धकेल देते हैं। मैं बाहर खड़ा अजीब तरह से अपना सिर खुजलाने लगता हूँ। लियोन मैं अब घर जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो अपना सिर झुका लेती है और उसके होठों के कोने थोड़े नीचे झुक जाते हैं। वो जाने के लिए मुड़ती है। काफी देर हो रही है, अगर मेरे डैड ने मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं अब जा रही हूँ। उसने अंदर की आवाजें सुनी थी पर इतनी साफ नहीं कि शब्दों को समझ सके। उसे बस इतना पता था कि मेरे डैड और मैं बहस कर रहे थे। उसका दिल बहुत ही कोमल है और वो तुरंत खुद को दोष देने लगती है। उसे लगा कि उसकी वजह से हमारे बीच बहस हुई। बस थोड़ी देर और रुको, अगर तुम अभी चली गई तो फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। तो फिर अपने डैड से बहस करना बंद करो। रिलैक्स। एक असली मर्द को काम करवाने के लिए बहस की जरूरत नहीं होती। मैं जल्दी से वापस सुपरमार्केट के अंदर जाता हूँ। डैड उसे यहाँ काम करने दीजिए और मैं मंथली एग्जाम में टॉप 40 में आकर दिखाऊंगा। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर उसे अंदर बुलाओ। मैं सेरेना को अंदर लाता हूँ। आओ मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। सेरेना तुरंत एक नोटबुक और पेन निकाल लेती है, एक मॉडल स्टूडेंट की तरह नोट्स लेने के लिए तैयार। मेरे डैड उसके पिंक बैकपैक को देखते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो, पर वो कुछ कहते नहीं है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ शाम को ही आ सकती हो, है ना? वो आगे बढ़ते हैं और मैं पीछे पीछे सेरेना को देखता हुआ चलता हूँ। मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। मेरे डैड चलते चलते उसे समझाते हैं कि उसे रोजाना क्या करना होगा। काम ज्यादा नहीं और आसान है, पर सेरेना एक एक शब्द लिखती है। पूरा स्टोर दिखाने के बाद हम तीनों वापस चेकआउट काउंटर पर आते हैं। अपनी क्लासमेट को दिखाऊं कि रजिस्टर कैसे काम करता है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम से सब देख लो, इस जगह को समझ लो। मैं पर्सनली तुम्हारे लिए एक गाइड लिख दूंगा जिसमें सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। जब सेरेना वापस आती है तो वो मुझे नकदी कैश का एक ढेर पकड़े हुए पाती है। अपना हाथ आगे करो, मैं कहता हूँ। वो मुझे देखती है और हिलती नहीं है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। सैलरी हर महीने की शुरुआत में ही एडवांस में दी जाती है। यहाँ हर कोई ऐसे ही करता है। मैं जा रहा हूँ छोटे बॉस। मैं जल्दी से कैश अपनी जेब में रखता हूँ और स्टाफ मेंबर को इशारा करता हूँ, घर सावधानी से जाना। सेरेना मुझे ऐसे देखती है जैसे वो मेरी इस पूरी नौटंकी को समझ गई हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है ये काफी नहीं है? मुझे एडवांस सैलरी नहीं चाहिए, मुझे भी तभी पैसे चाहिए जब सबको मिलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक की बात टालने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूं? सेरेना अपनी उन शांत और खूबसूरत आंखों से मुझे देखती है। उसके चेहरे के भाव सब बयां कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई धमकी नहीं है? ठीक है, तुम जीती। मुझे अपनी सबसे बड़ी धमकी का इस्तेमाल करना ही पड़ा। लगता है तुम चाहती हो कि मेरे डैड को उस बात का पता चल जाए जो तुमने 30 तारीख को की थी। सेरेना का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वो बिना देर किए पैसे ले लेती है। तुम्हारी ड्यूटी के घंटे कम है, इसलिए तुम्हारी सैलरी
सैलरी भी थोड़ी कम है, 500 युआन महीना। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं इसे बढ़ा दूंगा, और जाहिर है अगर तुम मेरा मूड अच्छा रखोगी तो तरक्की मिलना और भी आसान हो जाएगा। सेरिना का चेहरा पल भर में लाल हो जाता है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है ज्यादा मुस्कुराया करो। अपने बॉस को खुश रखने का ये एक तरीका है, समझी? और मुझे ट्यूशन भी देना। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छे। तो इस शनिवार मेरे घर आ जाना। उस शाम जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मेरे पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे होते हैं और दोनों के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान है। लियोन, अगर तुम टॉप 40 में नहीं आए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। जानू, तुमने कहा था कि वो लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी है। क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो लड़की बहुत सुंदर है। सच कहूँ तो किसी पेंटिंग जैसी। उम्मीद नहीं थी कि हमारे बेटे के स्कूल में कोई ऐसा भी होगा। वाकई अजीब बात है। मैंने उस स्कूल की कितनी पेरेंट मीटिंग्स अटेंड की है पर उसे एक बार भी नहीं देखा। वैसे उसका परिवार क्या करता है? जिस तरह से वो रहती है वो किसी मामूली बैकग्राउंड की नहीं लगती। तो फिर उसके पास पैसों की कमी क्यों है? इधर आओ भाई। क्या बात है? बहन, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम कल दोपहर मेरी जगह नंबर 65 मिडिल स्कूल की पेरेंट मीटिंग में जा सकते हो? चल क्या रहा है? मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था। पिछले सेमेस्टर में मैं टॉप 20 में नहीं आई थी, पर मेरी क्लास है। बस इसे एक बार दोपहर की छुट्टी ले लो ना। क्या तुम वाकई मुझे ये सब अकेले झेलने के लिए छोड़ दोगे? ठीक है, पर ये आखिरी बार है। मैं अब पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस हूँ। मेरे अपने गोल्स हैं। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अगले दिन सेरिना नोटिस करती है कि उसका पार्टनर स्कूल में नहीं है। इस बीच मैं नंबर 65 मिडिल स्कूल पहुंच चुका हूं और मेरे मन में अंकल स्ट्रैप्स का ख्याल आता है। यकीनन वो वही है, वही जाना पहचाना चेहरा। आपके लिए एक लॉलीपॉप। शुक्रिया शुक्रिया लियोन। अंकल स्ट्रैप्स को हमेशा मेरा नाम याद रहता था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे अभी भी पहचान लिया। जी हाँ अंकल, ये मैं ही हूँ। आप यहाँ सालों से बैठे हैं। आप इसका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी के स्कूल से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, पर वो हमेशा भूल जाते हैं कि उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो चुका है। क्या आप इन्हें जानते हैं? सर बिल्कुल जानता हूँ। उस परिवार ने बहुत बुरा वक्त देखा है। इन्हें देखकर ये मत समझना कि ये हमेशा से ऐसे ही थे। पिछली सदी के 90 के दशक में ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, काफी रईस। अंकल स्ट्रैप्स उस दौर के बड़े बॉस थे। तो फिर हालात ऐसे कैसे हो गए? क्या आपको पूरी कहानी पता है? उनकी एक बड़ी कंपनी थी जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। उनकी पत्नी एक बैले डांसर थी, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती थी। वो दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लगते थे। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। किसी ने उन्हें धोखा दिया। उनकी कंपनी डूब गई। उन्होंने सब कुछ खो दिया। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई। पूरा परिवार एक टूटे फूटे किराए के कमरे में रहने को मजबूर हो गया। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। गरीबी के बावजूद 4 लोगों का परिवार जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। पर फिर एक दिन डांस क्लास के दौरान उनकी पत्नी गिर गई। रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये खबर उनके परिवार पर आसमान टूटने जैसी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने 1 साल तक संघर्ष किया और फिर वो चली गई। कितनी खूबसूरत महिला थी वो। बूढ़ा आदमी आह भरता है। उनकी पत्नी की मौत के बाद भी वो डटे रहे, बस वो और उनके 2 बच्चे। लेकिन कुछ साल बाद कुदरत को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। उनके बेटे का हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट हो गया। लड़के को लगा कि वो ठीक है। वो ड्राइवर से मिले 500 युआन लेकर लंगड़ाते हुए घर आया और उसी रात उसकी मौत हो गई। एक कहावत है, रस्सी हमेशा वहीं से टूटती है जहां वो सबसे कमजोर होती है। बदकिस्मती हमेशा उन्हीं को ढूंढती है जो उसे झेलने की ताकत नहीं रखते। एक के बाद एक हादसों ने उन्हें तोड़ दिया और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने उससे कहीं ज्यादा दुख झेला है जितना कोई डिजर्व करता है। पर उनकी एक बेटी अभी भी है और सबसे ज्यादा दुखी तो वही बेचारी बेटी है। जब उनका परिवार दिवालिया हुआ तब वो सिर्फ 3 साल की थी। जब तक वो इतनी बड़ी हुई कि समझ सके तब तक अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। उसके भाई की मौत हो गई और उसके कुछ ही समय बाद उसके पिता ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची स्कूल भी जा रही है और साथ ही अपने पिता का ख्याल भी रख रही है। और वो अपने पिता का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। वो बच्ची वाकई कमाल की है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक ही परिवार की इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? इसका मतलब बस यही है कि तुमने अब तक बहुत सुखद जीवन जिया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग काफी लंबी चलती है। जब तक मैं फ्री होता हूँ तब तक शाम की स्टडी हॉल शुरू हो चुकी होती है। जब मैं क्लासरूम पहुँचता हूँ तो सेरिना को ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखता हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? इस अचानक हुए इत्तेफाक से सेरिना घबरा जाती है और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। मैं अपनी छोटी बहन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में था। पर तुम्हारा क्या? तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ जरूरी नहीं था। शाम की स्टडी हॉल के दौरान मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ने पर ध्यान देता हूँ। अभी मेरा होमवर्क छूने का कोई इरादा नहीं है सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसमें तो मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी किताब नीचे रखता
रखता हूँ और वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता हूँ, पर जब वापस आता हूँ तो सेरीना वहाँ नहीं होती। मैं सामने वाले लड़के से पूछता हूँ, सेरीना कहाँ गई? पता नहीं, वो अपना बैग लेकर चली गई। मिस्टर डेविस ने उसे रोका भी नहीं। मैं सामने मिस्टर डेविस की तरफ देखता हूँ और पाता हूँ कि वो वहीं खड़े होकर मुझे बड़े शांत और गहरे अंदाज में घूर रहे हैं। मैं एक हल्की मुस्कान देता हूँ और वापस अपनी किताब में खो जाता हूँ। जब स्टडी हॉल खत्म होती है, मैं अपना सामान समेटा हूँ और सीधे अपनी साइकिल उठाकर सुपरमार्केट पहुँचता हूँ। तुम दोनों एक साथ नहीं छूटे क्या? वो तो यहाँ पहुँच भी गई। वो बहुत पहले आ गई थी। वो तब से काम ही कर रही है। वो लड़की बहुत मेहनती है, तुमसे तो लाख गुना बेहतर। मैं पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि सेरीना लाल एप्रन पहने हाथ में कचरे के बैग लिए मेरी तरफ आ रही है। लाल एप्रन स्टोर की यूनिफॉर्म है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत बेकार दिखती है, पर उस पर ये अजीब तरह से प्यारी लग रही है। सेरीना मुझे देखती है और एक पल के लिए रुकती है, फिर थोड़ा घबराकर अपनी नजरें फेर लेती है। क्या ये खाली बोतलें भी फेंकनी है? हाँ, इन्हें बाहर वाले बिन में डाल दो। सेरीना सिर हिलाती है और काम करने चली जाती है। उस पर थोड़ा रहम करो, वो महीने के सिर्फ 500 कमा रही है। सुपरमार्केट इतना बड़ा है और तुमने उसे अकेले सफाई पर लगा रखा है। उसने खुद ये काम मांगा था, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मैं इस बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। मैं सेरीना के पास जाता हूँ जब वो काम कर रही होती है। तुम ऑफिस मिस्टर डेविस से ये पूछने गई थी ना कि क्या तुम स्टडी हॉल जल्दी छोड़ सकती हो, और तुमने मेरे जाने का इंतजार किया ताकि तुम चुपके से निकल सको। सेरीना के पास कहने को कुछ नहीं है। वो बस नीचे देखती है और अपने यूनिफॉर्म के किनारे से खेलने लगती है। तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा घंटे काम करने से तुम्हें तरक्की रेज मिलेगी, तो मैं साफ कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सेरीना ऊपर देखती है। उसकी उन खूबसूरत आंखों में पूरी ईमानदारी है। मुझे कोई रेज नहीं चाहिए। स्टडी हॉल 9 बजे खत्म होती है। मैं 10 बजे काम खत्म करती हूँ। ये दिन का मुश्किल से 1 घंटा है और इसके लिए मुझे महीने के 500 युआन मिल रहे हैं। वो नीचे देखती है जैसे उसके मन में कुछ आया हो, पर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। 500 युआन, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? क्या तुम्हें पता है यहाँ बाकी सब कितना कमाते हैं? मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या कमाते हैं। मुझे पता है कि मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा मिल रहा है। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं ज्यादा काम करूंगी। मेहनत और पैसे का तालमेल होना चाहिए। तुम भी कमाल हो, इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? ठीक है, भूल जाओ, बस इसे अपनी पढ़ाई के बीच मत आने देना। समझ गई। आखिरकार मुझे हार मानते देख सेरीना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही है। फिर वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। शुक्रवार आ जाता है। जब स्टडी हॉल खत्म होती है तो खलोए मुझे क्लासरूम के दरवाजे पर रोक लेती है। लियोन, कल शनिवार है, ब्रैड के घर पर कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने हाँ कह दिया है और तुम्हें भी आना है। नहीं आ सकता, कल मैं पढ़ाई करूंगा। मैं मुड़कर चलने लगता हूँ। क्लोई मुझे जाते हुए देखती है और पीछे से चिल्लाती है, पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम बस यही कहते रहते हो। खुद को यही दिलासा देते रहना जब तुम क्लास में सबसे नीचे आओगे। उस रात 10 बजे सेरीना की शिफ्ट खत्म होती है। मैं उसे कागज की एक पर्ची थमाता हूँ। ये मेरे घर का पता और यूनिट नंबर है। कल तुम कितने बजे तक आ सकती हो? शायद दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगा। शनिवार का दिन धूप भरा और सुहावना है। आसमान नीला है, इतना साफ कि यकीन ही नहीं होता। हमने 1 बजे का समय तय किया था, इसलिए सेरीना दोपहर के ठीक बाद घर से निकल गई। जब वो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी के भव्य गेट पर पहुंचती है तो पल भर के लिए ठिठक जाती है। उसे लगता है जैसे वो गलती से किसी पार्क में आ गई हो। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं गेट खोलने जाता हूँ। दरवाजा खुलता है और सेरीना वहाँ खड़ी है, साफ तौर पर असहज दिख रही है। ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के घर आई है। वहाँ खड़ी मत रहो, अंदर आओ, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। सेरीना शर्माते हुए मेरी तरफ देखती है। मुझे पहले तुम्हारे मम्मी पापा को नमस्ते कहना चाहिए, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। घर पर और कोई नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। ये सुनते ही सेरीना का चेहरा लाल हो जाता है। इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स सुबह घर पर ही थे। तुमने ही दोपहर में आने को कहा था। मेरे डैड को दोपहर में लंच चाहिए होता है। खैर, घबराई हुई होने के बावजूद उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आई है। हम डेस्क पर बैठते हैं, एक डेस्क और हमारे बीच सिर्फ एक कुर्सी। हम स्कूल की तुलना में एक दूसरे के काफी करीब हैं। दोपहर ढलते ढलते हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। सेरीना अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रुको, मैं स्नैक्स का एक बड़ा बैग निकालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो हैरानी में पीछे हट जाती है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। वो मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। ये लड़की जरूरत से ज्यादा जिद्दी है। सोमवार की सुबह मिस्टर डेविस क्लास के सामने आते हैं। आज 2 बातें करनी है। पहली, स्पोर्ट्स डे के दौरान हमारी क्लास का साइन बोर्ड जो लड़की पकड़ेगी उसका फैसला हो गया है। वो सेरीना है। खलोए का सिर झटके से ऊपर उठता है। सेरीना भी हैरान होकर ऊपर देखती है। सिर्फ मैं अपना हाथ हवा में उठाता हूँ। मैं इस फैसले का पूरा समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, स्पोर्ट्स डे के अगले दिन से मंथली एग्जाम शुरू होंगे। ये कहते ही मिस्टर डेविस की नजरें मुझ पर टिक जाती है। वो एक ऐसे इंसान की आवाज में
बोलते हैं, जिसने उम्मीद तो छोड़ दी है पर पूरी तरह हार नहीं मानी। लियोन, खुद को संभालो, क्लास का एवरेज बढ़ाने की बात तो छोड़ो, कम से कम अगले पेरेंट मीटिंग में अपने डैड को शर्मिंदगी से तो बचा लेना। क्या तुम इतना कर सकते हो? इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं। ये खबर तेजी से फैल जाती है कि सेरेना स्पोर्ट्स डे पर क्लास का साइन बोर्ड पकड़ेगी। उस दोपहर पे क्लास के दौरान सब स्पोर्ट्स फील्ड पर अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं। सेरेना सीढ़ियों पर बैठी किताब पढ़ रही है। मैं अपने पैरों के बीच से बॉल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तभी अचानक मैं जम जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक लड़की सीढ़ियों पर चुपचाप सेरेना के पीछे रेंग रही है। उसके हाथ पहले से ही ऊपर उठे हुए हैं और वो सेरेना को धक्का देने ही वाली है। सेरेना अपनी किताब में इतनी खोई हुई है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि पीछे से कोई आ रहा है। मैं तुरंत अपने हाथ की बास्केटबॉल घुमाता हूँ और उसे सीधा उस लड़की की तरफ दे मारता हूँ। सेरेना चौंक कर खड़ी हो जाती है। वो उस लड़की को पहचान लेती है, वही लड़की जो दूसरों के साथ मिलकर उसे बुली करती थी। मैं आगे बढ़ता हूँ और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास से हो तुम? शोर सुनकर फील्ड से भीड़ जमा हो जाती है। कोच वेड किनारे से चिल्लाते हैं, लियोन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं उन्हें अनदेखा करता हूँ और भीड़ में से एक लड़की को बुलाता हूँ, तुम यहाँ आओ। लेना डरते हुए आगे बढ़ती है। क्या ये वही लड़की है जिसने पिछली बार सेरेना को कुर्सी से धक्का दिया था? हाँ, वही थी। पिछली बार भी इसी ने धक्का दिया था। तो सच में तुम ही थी और अब तुम फिर से यही करने आई हो। तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में हो तुम? वो छोटे बालों वाली लड़की कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखें नफरत से जल रही है। लियोन, शांत हो जाओ। ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि किसी की जान जा सकती है। वो सेरेना को धक्का देने वाली थी। ये जानलेवा हमला है। मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ और डायरेक्टर गैरेथ के ऑफिस की तरफ घसीटता हूँ। कोच वेड सेरेना के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो रो रही है। चिंता मत करो, स्कूल इस मामले को संभालेगा। तुम्हारे क्लासमेट्स लियोन और लेना दोनों गवाही दे सकते हैं। शाम की स्टडी हॉल के दौरान स्कूल का ब्रॉडकास्ट चालू होता है। डायरेक्टर गैरेथ की आवाज स्पीकर से निकलकर हर क्लासरूम तक पहुंचती है। कक्षा 15 ग्रेड 12 की टिफनी को साथी छात्रों को बार बार नुकसान पहुंचाने और कोई पछतावा न दिखाने के कारण स्कूल से निष्कासित एक्सपेल किया जाता है। उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अगर स्कूल का फैसला निष्कासन से कम कुछ भी होता तो मैं बिना दोबारा सोचे डायरेक्टर गैरेथ के ऑफिस में पहुंच जाता। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ। वो हमेशा की तरह ध्यान लगाकर अपने सवाल हल कर रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। मैं वापस अपनी किताब की तरफ ध्यान लगा लेता हूँ। मेरी नजरें हटे ही सेरेना रुकती है। उसके होंठ थोड़े खुलते हैं जैसे वो मुड़कर मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर आखिर में वो बात टाल देती है। अगली शाम मैं सेरेना को स्टोर में व्यस्त होकर काम करते हुए देखता हूँ। वो पहले से ज्यादा शांत लग रही है। रात के 10 बजे सुपरमार्केट बंद होता है। ठीक है, घर जाने का वक्त हो गया। रास्ते में सावधानी से जाना। लेकिन सेरेना हिलती नहीं। वो वहीं खड़ी रहती है, आंखें लाल है और वो मेरी तरफ देखती है। लियोन, शुक्रिया, पर अगली बार से प्लीज ऐसी जल्दबाजी मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई सजा मिले। वो अपने आंसू रोकते हुए ये कहती है और फिर तेजी से मुड़कर चली जाती है। उसका छोटा सा वजूद रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। मैं देर तक वहीं खड़ा रहता हूँ। सेरेना, काश मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी में और पहले जान पाता। आज से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरे डैड मुझे उसी पुरानी नाराजगी वाली नजरों से देखते हैं। तुम और सेरेना एक ही स्कूल में जाते हो, फिर तुम दोनों के बीच इतना अंतर कैसे है? वो तुमसे छोटी है, फिर भी वो मेहनती है, काबिल है, प्यारी है और अपनी क्लास में टॉपर है। वो मुझसे छोटी है, आपको ये कैसे पता? मैंने पिछली बार उसकी आईडी देखी थी, 19 सितंबर। वो अभी 17 साल की भी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से उसमें अभी 11 दिन बाकी है। इतनी प्यारी लड़की है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए कुछ लेना चाहिए? एक हफ्ते बाद सुबह के ब्रेक के दौरान, जब से उस रात सेरेना ने रोते हुए मुझसे वो बातें कही थी, वो मुझसे दूरी बनाए हुए है। हमारे बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझे नापसंद नहीं करती और ऐसा भी नहीं है कि वो एहसान फरामोश है। वो इसलिए रोई थी क्योंकि उसने मुझे उसके लिए जोखिम उठाते देखा था और उसे डर था कि मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। वो ऐसी ही है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि दूसरों पर बोझ न बने, पर एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचना। पर अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। सेरेना का जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर है। मैं उसे क्या तोहफा दूं? तभी पास बैठी 2 लड़कियों की बात मेरे कानों में पड़ती है। नी हाई सॉक्स के साथ कौन से जूते अच्छे लगेंगे? व्हाइट स्नीकर्स या नॉर्मल वाले? ब्लैक लेदर शूज शायद सबसे बेस्ट मैच होंगे। ओह, पर मेरे पास ब्लैक लेदर शूज नहीं है। उनकी बातचीत सुनकर मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे पक्का पता है कि सेरेना के पास भी ब्लैक लेदर शूज नहीं है। पिछली बार जब उसका टखना मुड़ा था तब मुझे उसके जूते के साइज का अंदाजा हो गया था। उस शाम घर पर मैं अपने डैड के पास जाता हूँ। डैड, मुझे परसों रात एक मदद चाहिए। 19 सितंबर की शाम क्लास की खिड़की के बाहर रात का आसमान सितारों से भरा है, बिल्कुल किसी सपने जैसा। सेरेना आसमान की तरफ देखती है। वो कल्पना करती है कि
उन सितारों के बीच से दो फरिश्ते उसे देकर मुस्कुरा रहे हैं, एक उसकी माँ और दूसरा उसका बड़ा भाई। फिर वो धीरे से अपना सिर झुकाती है और एक कागज के टुकड़े पर लिखती है, हैप्पी बर्थडे सेरिना। वो उन शब्दों को देखती है, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, पर वो उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। फिर वो उन शब्दों को तब तक काटी रहती है जब तक कि वो पूरी तरह काले न हो जाए। वो अपने बगल वाली खाली सीट की तरफ देखती है। आज रात मैं फिर से स्टडी हॉल में नहीं हूँ। जब स्कूल खत्म होता है, सेरिना रात के अंधेरे में अकेले घर की तरफ चलती है। रात की ठंडी हवा उसे छूकर गुजर रही है। वो अपना हाथ उठाती है और अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछती है। उसका पिछला जन्मदिन अस्पताल में बीता था। तब वो सिर्फ 5 साल की थी। उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, इतनी कमजोर कि बैठ भी नहीं सकती थी। उसके पिता एक छोटा सा केक लेकर अंदर आए। हैप्पी बर्थडे सेरिना। वो सीधे काम से आए थे, अब भी अपनी यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने धीरे से केक पर मोमबत्तियां लगाई। एक विश मांगो सेरिना। मेरी विश है कि मॉम की बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। उसकी माँ का पीला पड़ा चेहरा एक पल के लिए जम गया और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। पागल बच्ची, तुम्हें अपनी विश जोर से नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर बोल दो तो वो पूरी नहीं होती। और वाकई वो विश पूरी नहीं हुई। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। सेरिना अंधेरे में अकेली चल रही है। वो अपनी हथेलियों को जोड़ती है और सितारों की तरफ देखकर खामोशी से एक विश मांगती है, ऐसी विश जो सिर्फ उसे पता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था विश को कभी जोर से नहीं बोलना चाहिए वरना वो पूरी नहीं होती। फिर वो सुपरमार्केट पहुँचती है और देखती है कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है। हेलो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज खाली सुपरमार्केट में गूंजती है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। सेरिना का दिल जैसे गले को आ जाता है। अभी उसका डर बढ़ ही रहा होता है कि अंधेरे में एक कोमल सफेद रोशनी खिलती है जो शेल्फ्स के पीछे से किसी फरिश्ते की तरह ऊपर उठती है और उसके साथ ही एक जानी पहचानी आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे सेरिना। मैं धीरे से शेल्फ्स के पीछे से बाहर आता हूँ। मेरे शरीर पर 2 बड़ी टॉर्च बंधी है और मैंने अपने हाथों में 2 मंजिला बड़ा केक पकड़ा हुआ है। हैप्पी बर्थडे बच्ची, हैप्पी बर्थडे सेरिना। मैं रुकता हूँ और सेरिना की तरफ देखता हूँ जो पहले से ही रो रही है। सेरिना, तुम्हें 17वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। सेरिना उस लड़के को देखती रहती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस पल में जिस फरिश्ते की उसने हमेशा कल्पना की थी वो जैसे सच हो गया है और बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। 17 साल की वो लड़की चुपचाप खुद से कहती है, तो ये वाकई सच है। दिल में रखी गई विश ही सच होती है। मेरे डैड सेरिना के सिर पर बर्थडे हैट पहनाते हैं। ये हुई ना बात। तुम बहुत प्यारी लग रही हो बच्ची। अब तक सेरिना इतना ज्यादा रो रही है कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ओ बदमाश, देखो तुमने क्या किया। सेरिना को ऐसे रुला दिया। सेरिना तुरंत मुड़ती है और अपना सिर हिलाती है, तेजी से अपने आंसू पोंछती है जैसे ये साबित करना चाहती हो कि वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। मेरे डैड उसकी इस मासूमियत भरी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ते हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं डांट रहा। मुझे तो तुम्हारी चिंता है कि तुम इतने खुशी के दिन पर ऐसे रो रही हो। मेरा दिल थोड़ा बैठ जाता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना ज्यादा रोएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो रो रही है उतना ही साफ पता चल रहा है कि उसे याद था कि आज उसका जन्मदिन है। विश मांगो। मैंने पहले ही एक मांग ली है, तो मोमबत्तियां बुझाओ। विश तभी पूरी होती है जब मोमबत्तियां बुझ जाए। सेरिना तुरंत सिर हिलाती है और बुझाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लौ नहीं बुझती। वो शर्मिंदा होकर मेरी तरफ देखती है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं भी तुम्हारी विश में शामिल हो जाऊं? सेरिना इतनी तेजी से सिर हिलाती है कि सब धुंधला सा लगता है। फिर हम दोनों एक साथ आगे झुकते हैं, गाल फुलाते हैं और मोमबत्तियां बुझा देते हैं। स्टोर की लाइट्स जल जाती है। मैं सेरिना को देखकर थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराता हूँ। इस बार वो अपनी नजरें नहीं हटाती। उसकी लाल और नम आंखें तप रही हैं। चलो सब लोग, केक का टाइम। आप बड़े लोग मीठे पर थोड़ा हाथ हल्का रखना, बस दिखाने के लिए एक टुकड़ा ले लो। बाकी सब हमारी बर्थडे गर्ल के लिए छोड़ दो ताकि वो अपने परिवार के लिए घर ले जा सके। यहाँ बहुत सारा है, आप सब भी खाइए। मैं पहला टुकड़ा सेरिना को देता हूँ, खाइए बर्थडे गर्ल। सेरिना अपना सिर झुकाती है और सावधानी से एक छोटा निवाला लेती है। उसकी आंखों के कोनों में अब भी आंसू चमक रहे हैं। बच्ची, आज जल्दी घर चली जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात के अंधेरे में मैं बाकी केक उठाए सेरिना को चौराहे तक छोड़ने जाता हूँ। इसे कसकर पकड़ो, इसे अपने डैड के लिए घर ले जाओ। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, मैं अपना बैग घुमाकर आगे करता हूँ और अचानक उसके पीछे इशारा करता हूँ, देखो वहाँ वो क्या है। सेरिना पलक झपकते ही मुड़ती है और उसे कुछ नहीं दिखता। वो उलझन में वापस मुड़ती है और अपने ठीक सामने काले लेदर के जूतों की एक जोड़ी और एक पिंक हेयर क्लिप आती है। टाडा, बर्थडे प्रेजेंट। सेरिना फिर से जम जाती है और उसकी आंखें पल भर में लाल हो जाती है। मेरी मुस्कान नरम पड़ जाती है। मैं हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछता हूँ। फिर से रोना शुरू। मैं सच में तुम्हारे साथ पार नहीं पा सकता। क्या तुम आंसुओं से बनी हो या क्या? मुझे जो नहीं पता वो ये है कि सेरिना लगभग कभी नहीं रोती। पिछले सालों में उसने जितने भी आंसू रो कर रखे थे वे इस पिछले आधे महीने में इस लड़के की वजह से बहन निकले हैं, जो बिना किसी चेतना
चेतावनी के उसकी जिंदगी में आ धमका है। मैं जूते और हेयर क्लिप आगे बढ़ाता हूँ। इन्हें ले लो बर्थडे गर्ल, अगर तुम्हें इसमें कुछ अजीब लग रहा है तो जब मेरा बर्थडे आए तब मुझे कुछ दे देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। सेरेना मजबूती से सिर हिलाती है। वो घर जाने के लिए मुड़ती है, फिर अचानक वापस मुड़ती है जैसे उसे कुछ याद आया हो। लियोन, क्या तुम कल सुबह आकर मुझे स्कूल ले जा सकते हो? बस ऑस्मंथिस लेन के गेट पर मेरा इंतजार करना। कल स्पोर्ट्स मीटिंग का ओपनिंग सेरेमनी है और पूरी क्लास को परेड में मार्च करना है। सेरेना शायद अपनी क्लास यूनिफॉर्म में अजनबियों के घूरते हुए सड़कों पर अकेले नहीं चलना चाहती। जरूर, थैंक यू। चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। नहीं, 7:30 बजे। अगली सुबह मैं तय समय पर उस्मानथिस लेन के गेट पर पहुंच जाता हूँ। कुछ ही देर में सेरेना भी वहाँ आ जाती है। मैं उसे उलझन में देखता हूँ। तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरी रेगुलर यूनिफॉर्म के नीचे। लेदर के जूते मेरे बैग में हैं। जब हम क्लासरूम पहुँचते हैं तो लड़कियां सेरेना को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखती है। वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? सेरेना सबको अनदेखा करती है। वो अपना बैग रखती है, अपनी सीट के पास से क्लास साइन बोर्ड उठाती है और क्लास के पीछे प्रैक्टिस करने लगती है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर है। उसे मेरी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपनी नजरें हटा लेता हूँ और चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठ जाता हूँ। मेरे पीछे कोने में सेरेना साइन बोर्ड के साथ आगे पीछे चल रही है। खिड़की से सुबह की ताजा हवा अंदर आ रही है जिससे उसके बाल कोमल लहरों की तरह उड़ रहे हैं। धीरे धीरे क्लास भर जाती है। फिर मिस्टर डेविस अंदर आते हैं। सब लोग अपनी क्लास यूनिफॉर्म पहन लो। जैसे ही म्यूजिक शुरू हो नीचे जाकर फॉर्मेशन में लग जाना। ये सुनकर सेरेना अपनी रेगुलर यूनिफॉर्म उतारती है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्योंकि तुम अच्छी लग रही हो। जाहिर है। देखना बंद करो, तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं देख रहा। वैसे आज सुबह मेरी 3 किलोमीटर की रेस है। क्या तुम मुझे फिनिश लाइन पर मिलोगी? मैं पूरी तरह थक चुका हूँगा और तुम्हें तो पता ही है, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। सेरेना बिना हिचकिचाए सिर हिला देती है। वो मेरे दिए हुए लेदर के जूते पहनती है। फिर वो अपने बैग से वो पिंक हेयर क्लिप निकालती है, धीरे से अपना हाथ उठाती है और 1-2 सेकंड के लिए रुक जाती है, जैसे थोड़ी अनिश्चित हो। फिर जैसे उसने मन बना लिया हो, वो क्लिप अपने बालों के सामने लगाती है और मेरी तरफ मुड़ती है। तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो, क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि जवानी, यूथ सिर्फ एक बार आती है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ ताकि भविष्य में मुझे कोई पछतावा न हो। वो मेरे दिए हुए प्रोत्साहन पर खरा उतरना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो प्यारी हेयर क्लिप और जूते किसी कोने में धूल फांके। म्यूजिक शुरू होता है। मिस्टर डेविस वापस क्लास में आते हैं। सेरेना, लाइन में लगने का वक्त हो गया है। क्लास साइन बोर्ड को मजबूती से पकड़ना। आज तुम क्लास ए का चेहरा हो। जी मिस्टर डेविस। सब लोग कोने की तरफ मुड़कर देखते हैं। उन्हें किसी खास चीज की उम्मीद नहीं थी, पर एक एक करके सबकी नजरें वहीं जम जाती है। ओह मेरे खुदा, सब जानते थे कि सेरेना सुंदर है, पर आज वो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रही है, सितारे की तरह चमकती हुई। चलो सब लोग नीचे असेंबल होने के लिए पूरी क्लास नीचे जाती है। भीड़ के बीच चलते हुए सेरेना थोड़ी असहज दिख रही है। क्या हुआ सेरेना? क्या तुम नर्वस हो? सेरेना सिर हिलाती है। कॉन्फिडेंट रहो, घबराओ मत। तुम एग्जाम्स में हमेशा बेस्ट परफॉर्म करती हो, तब तुम्हें घबराहट क्यों नहीं होती? वो अलग बात है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी एक एग्जाम है जिसका नाम है जवानी। बस 100 मीटर की दूरी तक क्लास साइन को गर्व से पकड़कर चलो और तुम्हारी जवानी को पूरे नंबर मिलेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? सेरेना अब भी सिर झुकाए हुए है और कुछ नहीं कहती। तुमने मेरा दिया हुआ बर्थडे प्रेजेंट पहना है, क्या ये हिम्मत देने के लिए काफी नहीं है? इन शब्दों को सुनते ही सेरेना अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखें सितारों से भरे आसमान की तरह चमक उठती है। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने सेरेना से ऐसी बात कह दी है जो उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी है। सेरेना साइन बोर्ड को कसकर पकड़ती है, अपनी नजरें स्थिर करती है और क्लास के सबसे आगे की ओर बढ़ती है। और क्योंकि मैं काफी लंबा हूँ, मैं फॉर्मेशन के सबसे पीछे पहुँच जाता हूँ। अब हमारे सामने आ रही है क्लास 1, ग्रेड 12। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अचानक सेरेना साइन बोर्ड लेकर फॉर्मेशन के बीच से वापस आती है और तब तक नहीं रुकती जब तक वो मेरे ठीक सामने नहीं खड़ी हो जाती। उसका सिर झुका है, गाल लाल है और वो हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ लेती है। वो मुझे खींचकर सबसे आगे ले जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सेरेना सिर झुकाए रहती है और कुछ नहीं बोलती। मिस्टर डेविस थोड़ा अजीब तरीके से हंसते हैं। सेरेना, इसे यहाँ खींचकर लाकर तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? सेरेना अब भी कुछ नहीं बोलती। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पीछे जाओ। क्या तुम खुद को बहुत स्पेशल समझते हो? मैं कंधे उचकाता हूँ और वापस जाने के लिए मुड़ता हूँ। उसी पल खामोश बैठी सेरेना अचानक फिर से मेरा हाथ पकड़ लेती है। देखा, ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, वो मुझे जाने ही नहीं दे रही। मिस्टर डेविस के पास कोई जवाब नहीं है। सबको पता है कि सेरेना के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लियोन, पहली लाइन में ही लग जाओ। सॉरी भाइयों, इमरजेंसी कॉल थी, थोड़ी जगह दो। खलोए ये सब देख रही है। मिस्टर डेविस, लियोन एक लड़का है, उसे हम लड़कियों के साथ खड़े होने का क्या हक है? क्योंकि मैं क्लास टीचर हूँ, इसलिए। सेरेना ये कंफर्म करती है कि मैं उसके ठीक पीछे हूँ और राहत की एक लंबी सांस लेती है। वो जवानी नाम
के इस एग्जाम का सामना अकेले नहीं करना चाहती। उसके दिल में एक बात साफ है, ये एग्जाम तभी जवानी कहलाएगा जब मैं उसके साथ रहूंगा। सिर्फ यही वो याद है जिसे वो भविष्य में बिना किसी पछतावे के देख पाएगी। उसका हाथ जो मेरा हाथ पकड़े हुए है और छोड़ने से इनकार कर रहा है, वो सब कुछ कह रहा है जो उसकी जुबान नहीं कह पा रही। जल्द ही हमारी क्लास की बारी आती है। अगली क्लास है ग्रेड 12 की क्लास 1। चलो सब लोग सिर ऊपर रखो, शानदार दिखना चाहिए। सेरीना क्लास साइन उठाती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है और वो शांत सड़े हुए कदमों से आगे बढ़ती है। वो एक गर्वित और सुंदर हंस स्वान की तरह चल रही है। इतनी खूबसूरत कि लगता है वो किसी और ही दुनिया की हो। जैसे जैसे ज्यादा नजरें उस पर टिकती है, उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। उसने पहले कभी एक साथ इतनी सारी नजरें खुद पर महसूस नहीं की थी। भले ही पीछे खड़ा लड़का उसे हिम्मत दे रहा है, फिर भी इतने सारे लोगों का घूरना बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। मैं नोटिस करता हूँ कि उसके हाथों में क्लास साइन डगमगाने लगा है। इसलिए जैसे ही हम मेन स्टेज के पास से गुजरते हैं, मेरी आवाज उसके पीछे से गूंजती है, हेलो एवरीवन। मेरी आवाज सुनकर सेरीना चौंक जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसमें जान आ गई हो, और उस क्लास साइन को जो धीरे धीरे नीचे झुक रहा था फिर से ऊंचा उठा देती है। मेरे चिल्लाने से भीड़ की हर नजर मेरी तरफ मुड़ जाती है। मिस्टर डेविस शर्मिंदगी में अपना चेहरा हाथ से छिपा लेते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो जमीन में धंस जाना चाहते हो। मैंने एक झटके में पूरे माहौल में जान फूंक दी। परेड शांति से खत्म होती है और स्पोर्ट्स मीटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। मैं 3 किलोमीटर की रेस की तैयारी के लिए क्लासरूम जाता हूँ। सेरीना छोटी दुकान पर जाती है और पानी की 2 बोतलें खरीदती है। लाल ट्रैक पर सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। स्टार्टिंग गन की आवाज होते ही मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। दोबारा मिली इस जिंदगी के साथ जो स्टैमिना और सहन शक्ति मुझे मिली है और शरीर में जो सुधार हुए हैं, उनका रोजमर्रा की जिंदगी में तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, पर आज जैसे दिन के लिए वो काफी से भी ज्यादा है। मैं फिनिश लाइन सबसे पहले पार करता हूँ और अपने ग्रुप में फर्स्ट आता हूँ। सेरीना शर्माते हुए पानी की 2 बोतलें लेकर मेरी तरफ दौड़ती है। तभी खलोए भी आती है और एक ड्रिंक मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं बिना हिचकिचाए उसे मना कर देता हूँ, शुक्रिया पर मैं ये नहीं पीता। फिर मैं मुस्कुराते हुए सेरीना की तरफ मुड़ता हूँ। क्या ये दोनों बोतलें मेरे लिए हैं? वो खुशी से सिर हिलाती है। मैं बिना सोचे उन्हें ले लेता हूँ। थैंक्स, क्योंकि तुम मुझे पानी पिला रही हो तो मैं तुम्हें लंच कराऊंगा। सेरीना मुस्कुराती है और धीरे से सिर हिलाती है। मैं बस वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर तुम्हें ढूंढ लूंगी। ठीक है, लेकिन मैं करीब आधे घंटे तक इंतजार करता हूँ और सेरीना नहीं आती। बिना देर किए मैं स्कूल बिल्डिंग की तरफ भागता हूँ। मुझे अंदाजा है कि सेरीना के साथ पक्का कुछ बुरा हुआ है। मैं वॉशरूम के पास पहुँचता हूँ और आवाज लगाता हूँ, सेरीना तुम कहाँ हो? एक भारी रुआसी आवाज आती है, लियोन मैं यहाँ हूँ। जब मैं उसे ढूंढता हूँ, वो एक कोने में सिमटी हुई फूट फूट कर रो रही है। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई है और बाल बिखरे हुए हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? सेरीना सिर हिलाती है पर उसका रोना बंद नहीं होता। मुझे उसके जन्मदिन की वो रात याद आ जाती है। सेरीना अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली पर उस पिंक हेयर क्लिप के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। उन्होंने इसे तोड़ दिया। क्लिप टूट गई। जो क्लिप तुमने मुझे दी थी वो टूट गई। मैंने इसे जोड़ने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत देर तक कोशिश करती रही पर नहीं हुआ। लियोन मैं क्या करूं? मैं इसे ठीक नहीं कर पा रही। सेरीना ऐसे देख रही है जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और सच्ची चीज खो दी हो। कुछ ऐसा जो एक बार टूट जाए तो उसे कभी बदला नहीं जा सकता। मेरी त्योरियां चढ़ जाती है और सीने में कुछ चुभने लगता है। मैंने उसके चेहरे पर कभी इतना दुख और मायूसी नहीं देखी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में समेट लेता हूँ। सब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो टूट गई है तो मैं तुम्हें दूसरी ला कर दूंगा। अगर ये काफी नहीं है तो 2, अगर 2 काफी नहीं है तो 3, और अगर 3 भी कम पड़े तो 30 ला कर दूंगा। मेरी बात सुनकर सेरीना के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकलती है। ऐसा लगता है जैसे उसने आज तक जितना भी दर्द अंदर दबा कर रखा था वो सब आज बाहर बह रहा है। मैं धीरे से उसके बालों को सहलाता हूँ और नरमी से कहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो सेरीना, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो। अपने दुख में खोई हुई सेरीना कोई जवाब नहीं देती। उसकी सिसकियां दबी हुई और दर्द से भरी है। मुझे नहीं पता कि कितनी बार उसके साथ ऐसा हुआ है जब वो ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आवाज दबाकर रोई होगी। मुझे बस इतना पता है कि शायद सेरीना की पूरी जिंदगी में ये पहली बार है जब टूटने और बिखरने के बाद उसे संभालने के लिए किसी की बाहें मिली है। मैं खुद से धीरे से कहता हूँ, शायद सामने खड़ी ये लड़की ही वो वजह है जिसके लिए मुझे ये दूसरा मौका दिया गया है। इस जिंदगी में जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी चीज या कोई भी इंसान, न किस्मत और न ही लोग उसे फिर कभी चोट नहीं पहुँचा पाएंगे। धीरे धीरे सेरीना खुद को संभालती है। उसके रोने की आवाज कम हो जाती है। मुझे माफ कर दो। भला तुम किस बात के लिए माफी मांग रही हो? अभी तुम्हें ऐसे पकड़ कर रोने के लिए? इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं है। जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं भी पास खड़े इंसान को पकड़ लेता हूँ, और वैसे भी गले मैंने तुम्हें पहले लगाया था। सेरीना कुछ नहीं कहती। क्या तुम्हें भूख लगी है? वो धीरे से सिर हिलाती है। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। चलो चलते हैं। मैं
उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे बाहर ले आता हूँ। कैंपस के रास्ते पर दोनों तरफ हरी भरी झाड़ियां हैं और हम धीरे धीरे साथ चल रहे हैं। मैं उससे उन लड़कियों के नाम या उनकी क्लास नहीं पूछता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेरेना मुझे कभी नहीं बताएगी। वो किसी और पर बोझ बनने के बजाय खुद उस दर्द को सहना पसंद करेगी। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। तुम कौन सी मंजिल पर खाना चाहोगी? तुम्हारा क्या खाने का मन है? कुछ भी चलेगा। खाना खाने के बाद सेरेना बचा हुआ खाना पैक कर लेती है। उसने कहा नहीं, पर मुझे पता है कि ये उसके डैड के लिए है। दोपहर में छात्र एक एक करके क्लास में लौटने लगते हैं। सेरेना मेरी खाली सीट को देखती है और उसके मन में एक अनजानी चिंता घर कर लेती है। तभी मिस्टर डेविस दरवाजे पर दिखाई देते हैं। तुम सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? नीचे जाओ और अपने क्लासमेट्स का हौसला बढ़ाओ। सब कराहते हुए स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ चल देते हैं। कोच वेड जब मिस्टर डेविस को क्लास के साथ आते देखते हैं तो वो घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। क्या लियोन आया? शॉर्ट पुट शुरू होने वाला है और उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। मिस्टर डेविस हैरान रह जाते हैं। मैंने भी उसे नहीं देखा, मुझे लगा वो फील्ड पर पहुंच गया होगा। क्या किसी ने लियोन को देखा है? सब अपना सिर हिला देते हैं। क्या उसकी बारी थोड़ी पीछे की जा सकती है? ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर बारी निकल गई तो वो बाहर हो जाएगा। आखिर ये लियोन गया कहाँ है? जब सब परेशान होते हैं तभी मेन स्टेज पर कुछ अजीब होता है। लड़कों और लड़कियों, आज अपना सब कुछ झोंक दो। तुम्हारी हर सांस में ताकत होनी। तुम कौन हो? मेरा माइक क्यों छीन रहे हो? तुम किस क्लास से हो? तभी ब्रॉडकास्ट सिस्टम से एक भारी और दमदार आवाज गूंजती है। इजाजत दे कि मैं अपना परिचय दूं। मैं क्लास 1 ग्रेड 12 से लियोन हूँ। आज कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि अपनी गर्दनें झुका कर रखें। क्या आपने कभी चूहे बिल्ली का खेल सुना है? आप में से हर एक को अच्छी तरह छिपना होगा, क्योंकि जैसे ही मंथली एग्जाम खत्म होंगे मैं आप सबके पीछे आऊंगा। इतना कहकर मैं मुड़ता हूँ और माइक पीछे खड़े आदमी की तरफ उछाल देता हूँ। फिर मैं बड़े शांत चेहरे के साथ स्टेज से नीचे उतरता हूँ। लियोन, अपनी जगह से हिलना मत। सेरेना दूर से देखती है जब डायरेक्टर गैरेथ मेरा रास्ता रोक लेते हैं। वो अपनी मुठिया भींच लेती है। वो खुद को तैयार करती है और मेरी तरफ बढ़ने लगती है। उसी पल मैं भी उसे अपनी तरफ आते देखता हूँ तो मैं तुरंत अपनी त्योरिया चढ़ाता हूँ और उसे आंखों से रुकने का इशारा करता हूँ। सेरेना के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो समझ जाती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो वहीं खड़ी रहती है। उसकी उन खूबसूरत आंखों में चिंता साफ दिख रही है। उसे रुका हुआ देख मैं जोर से मुस्कुरा देता हूँ। फिर बिना किसी चेतावनी के मैं अपनी जीभ बाहर निकालता हूँ, अपनी आंखें टेढ़ी करता हूँ, सिर हिलाता हूँ और फील्ड के पार से ही उसे सबसे अजीबोगरीब चेहरा बनाकर दिखाता हूँ। उसकी आंखें अब भी लाल हैं, पर फिर भी मैं उसे हंसा देता हूँ। मैदान लोगों से भरा है, पर इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। लियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरेआम माइक छीनना, जो मन में आए वो बकना, और अब मुझे चिढ़ा रहे हो। और जो तुमने अभी कहा उसका मतलब क्या था? डायरेक्टर, मैं बस एक शर्त हार गया था, बस इसी वजह से मैं ऊपर गया। प्लीज इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं माफीनामा लिख दूंगा। अपने इवेंट पर जाओ। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुमसे पूरे स्कूल के सामने अनाउंसमेंट करवाऊंगा। समझ गया डायरेक्टर। लियोन, अभी के अभी यहाँ आओ। मिस्टर डेविस कोच वेड से बड़ी मिन्नतें करते हैं और आखिरकार कोच वेड मेरी बारी को कुछ पायदान पीछे खिसकाने के लिए मान जाते हैं। बाद में सुपरमार्केट में मैं अपने डैड के सामने शेखी बघारने से खुद को रोक नहीं पाता। डैड, गलती से मैंने स्पोर्ट्स मीटिंग में 3 फर्स्ट प्राइज जीत लिए। स्पोर्ट्स मीटिंग में जीतने में क्या बड़ी बात है? क्या इससे तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नंबर जुड़ेंगे? परसों मंथली एग्जाम है। हमने जो तय किया था उसे भूलना मत। मैं अपने डैड को देखकर मुस्कुराता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चाहे जो भी कहें, उनका इरादा सेरेना को काम से निकालने का कभी था ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो उसे अपनी होने वाली बहू की तरह देखना शुरू कर दिया है। और जब बहू की बात आती है तो उन्हें खानदान या दौलत की परवाह नहीं है। वैसे तो वो सिर्फ एक छोटा सुपरमार्केट चलाने वाले इंसान है, पर मेरे तीनों चाचा बहुत ताकतवर है। इस पीढ़ी का इकलौता लड़का होने के नाते उन तीनों ने मुझे हमेशा सिर पर चढ़ा कर रखा है। उनकी बस एक ही मांग है कि मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊं ताकि वो मेरा भविष्य संवार सके। पर पिछली जिंदगी में मैं एक पूरी तरह नाकाम इंसान साबित हुआ था। इसलिए मेरे डैड की नजरों में सेरेना हमारे परिवार की रक्षक, सेवियर जैसी है, और वो जानते हैं कि मैं सेरेना का बहुत ख्याल रखता हूँ। सेरेना कहाँ है? क्या तुम दोनों साथ वापस नहीं आए? वो पहले घर चली गई, थोड़ी देर में आएगी। वैसे क्या तुम उसके परिवार के बारे में कुछ जानते हो? क्या उसके भाई बहन हैं? सच तो ये है कि मुझे सेरेना की पारिवारिक स्थिति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। तुम उसका इतना ख्याल रखते हो और तुमने एक बार पूछा तक नहीं। डैड, हर किसी के चारों ओर एक अनदेखी ढाल शेल होती है। वो उनके सबसे कमजोर हिस्सों की रक्षा करती है। अगर ज्यादा दबाव डाला जाए तो वो ढाल टूट जाती है और उसके साथ अंदर का इंसान भी टूट जाता है। मेरे डैड मुझे खाली नजरों से देखते हैं। मैं धीरे से हंसता हूँ। बेशक आप जैसे इंसान जिन्हें सब कुछ मिला, उन्हें कभी ऐसी ढाल की जरूरत नहीं पड़ी। आपने अपनी स्कूली जिंदगी बिना किसी फिक्र के बिताई। आपकी हर याद एक खुशहाल याद है। ठीक है, अब तुम अपने डैड को लेक्चर दोगे। मैं काम पर जा रहा हूँ। डिनर के
बाद सेरेना स्टोर पर आती है। तुम आ गए लियोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? सेरेना मुझे देखती है और बड़ी संजीदगी से पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तो लेट नाइट स्नैक और तुम्हारे साथ फिल्म देखने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर मेरा मतलब है उन लड़कियों का तुम क्या करने वाले हो? मैं थोड़ा रुकता हूँ, फिर मुस्कुराता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस उन्हें थोड़ा डरा रहा हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिससे पंगा लिया जा सके, ताकि वो दोबारा ऐसी कोशिश न करें। सच में बिल्कुल सच है। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, एग्जाम के बाद नेशनल हॉलिडे है, तुम्हारा क्या प्लान है? काम करोगी? क्या मैं काम नहीं कर सकती? नहीं, हम तब देख लेंगे, शायद मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊँ। अभी के लिए काम शुरू करते हैं। सेरेना स्पोर्ट्स मीटिंग अपने आखिरी दिन पर पहुँचती है। सेरेना छोटी दुकान के बाहर खड़ी है, हाथ बांधे हुए। आज क्या चाहिए बच्ची? फिर से पानी। सेरेना शेल्फ पर रखी ड्रिंक्स को देखती है। हालांकि मैंने उसे बताया था कि सादा पानी बेहतर है, पर उसे पता है कि एक असली ड्रिंक का स्वाद पानी से मीठा होना चाहिए। ये वाली कितने की है? एक बोतल 3 युआन की। सेरेना अपने होंठ सिकोड़ती है और धीरे से पूछती है, क्या मुझे 5 युआन में 2 बोतलें मिल सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई बात नहीं। सेरेना पैसे देती है, दोनों बोतलें अपनी बाजू के नीचे दबाती है, शुक्रिया कहती है और बिना रुके वहाँ से चल देती है, जैसे उसे डर हो कि कहीं दुकानदार अपना मन न बदल ले। कभी भी आना बच्ची। सेरेना पीछे मुड़ती है और शालीनता से सिर हिलाती है। जैसे ही आखिरी इवेंट खत्म होता है, मिस्टर डेविस पूरे मैदान में चिल्लाते हैं, लियोन तुम तो लेजेंड हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें चूम लूं। बदमाश। पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजाने लगती है। मैं मुस्कुराते हुए भीड़ को देखता हूँ, फिर मेरी नजर पीछे खड़ी सेरेना पर पड़ती है। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक लाई हो? सेरेना धीरे से सिर हिलाती है और दोनों बोतलें आगे बढ़ाती है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। 2 बोतलें, चलो एक एक पीते हैं। मुझे नहीं चाहिए, दोनों तुम्हारे लिए है, तुम भी एक पियोगी। सुना तुमने, यह कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मेरे लहजे को सुनकर सेरेना की हिम्मत नहीं होती कि वो मना कर सके। ठीक है, तो हम साथ मिलकर पियेंगे। सेरेना एक घूंट लेती है, उसे उसकी मिठास महसूस होती है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर वो अपनी बोतल का ढक्कन बंद कर देती है, चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है और मुझे पीते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक सुकून है, क्योंकि वो ड्रिंक उसने मेरे लिए खरीदी है। तुमने पीना क्यों बंद कर दिया? सेरेना अपना मुंह थोड़ा खोलती है, हिचकिचाती है। क्या तुम इसे अपने डैड के लिए बचाना चाहती हो? वो अपने होंठ सिकोड़ती है और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाती है, जो अपने आप में एक जवाब है। वो बोतल तुम्हारी है, मैं तुम्हारे डैड को एक ड्रिंक पिला दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं तो बस स्वाद चखना चाहती थी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखता है, क्योंकि वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। चलो हम दुकान पर चलकर तुम्हारे डैड के लिए एक ड्रिंक लेते हैं। मैं खुशी खुशी आगे बढ़ता हूँ। उसका कोमल और गर्म हाथ मेरे हाथ में है। ऐसा लगता है जैसे ये पल यहीं ठहर गया हो। शाम तक स्पोर्ट्स मीटिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैंने दोपहर की हाई जंप प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। जब मिस्टर डेविस के सामने 5-5 फर्स्ट प्लेस मेडल रखे जाते हैं तो वो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। लेकिन मैंने स्पोर्ट्स मीटिंग को अब पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। अब जो मायने रखता है वो है मंथली एग्जाम। मुझे धुंधला सा याद है कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं इसी एग्जाम में पूरे साल में सबसे आखिरी नंबर पर आया था। उस वजह से मेरे डैड को मेरे चाचाओं से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी थी और मुझे उनकी आंखों में निराशा देखनी पड़ी थी। पर इस बार मैं आखिरी तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जाहिर है आखिरी न आना सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं। अगर यूनिवर्सिटी जाना कभी एक धुंधला और दूर का सपना था, तो अब मेरा लक्ष्य उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ सेरेना जाएगी। अगर हम एक ही जगह नहीं होंगे तो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ कौन होगा? इसलिए सेरेना ही मेरे लड़ने की एकमात्र वजह है। शाम को मैं घर लौटा हूँ। मॉम, डैड, आज रात मेरे लिए डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक रात बची है और अब तुम पढ़ना चाहते हो। आखिरी वक्त में क्या रटने का इरादा है? डैड, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और घंटों तक लगातार याद करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं और किसी को निराश नहीं करना चाहता, न अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझ में कभी कोई काबिलियत नहीं देखी, न अपने चाचाओं को जिन्होंने मेरा भविष्य बनाने के लिए सब कुछ किया, और न ही उस लड़की को जो हर वीकेंड बिना चुके आती है और मुझे इतनी खामोशी और समर्पण के साथ पढ़ाती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं एग्जाम रूम नंबर 30 की तरफ बढ़ता हूँ, जो पूरे साल के सबसे कमजोर छात्रों का अड्डा है। अंदर हर कोई सुबह के बाजार की तरह शोर मचा रहा है और मस्ती कर रहा है। अचानक पूरा क्लासरूम बिना किसी वजह के शांत हो जाता है। पता चलता है कि सेरेना अंदर आई है, साफ सुथरी और मासूम। वो इस कमरे में बिल्कुल अलग लग रही है। हर कोई उसे हैरत से देखता है। स्पोर्ट्स मीटिंग से पहले उन्हें पता था कि सेरेना क्लास की टॉपर है। स्पोर्ट्स मीटिंग के बाद सबने देख लिया था कि वो कितनी हसीन हो सकती है, इसलिए वे सच में उलझन में है। वो यहाँ क्या कर रही है? सेरेना रुकती है और एक पल के लिए खड़ी रहती है, फिर वो सीधे मेरी तरफ आती है। गुड मॉर्निंग ग्रीट करने के बाद वो जल्दी से आखिरी बची हुई सीट ले लेती है। सबके मुंह फिर से खुले के खुले रह जाते हैं। भला वो वहाँ क्यों बैठ रही है? तुम सब क्या घूर रहे हो? क्या कभी
कुछ दिलचस्प नहीं देखा, सब तुरंत पीछे हट जाते हैं और शांत हो जाते हैं। मैं सुदूर कोने में अपनी सीट लेता हूँ। जैसे ही मैं बैठता हूँ, मिस शॉ एग्जाम सुपरवाइजर के रूप में अंदर आती है। वो सामने की ओर बढ़ती है। एग्जाम थोड़ी देर में शुरू होगा, सब कुछ हटा दे, अपना सामान यहाँ डेस्क पर या बाहर गलियारे कॉरिडोर में छोड़ दे। सेरेना अपना बैग उठाती है और खड़ी होने ही वाली होती है कि मैं उससे बैग ले लेता हूँ। उसे शुक्रिया कहने का मौका भी नहीं मिलता और मैं पहले ही सामने की तरफ जा चुका होता हूँ, एक नीला बैग और एक गुलाबी बैग हाथ में लिए। जब मैं वापस आकर बैठता हूँ तो सेरेना आगे झुकती है और मेरे कान के पास फुसफुसाती है, शुक्रिया। चलो भी, इसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। सेरेना कुछ नहीं कहती, वो खामोशी से सामने की तरफ देखती है जहाँ डेस्क पर नीले बैग के बगल में वो गुलाबी बैग रखा है। हमारे बगल का पर्दा धीरे से हिलता है। ये पल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। नीचे सीटी बजती है, एग्जाम शुरू होता है। मिस शॉ सामने बैठती है और पूरे कमरे का जायजा लेती है। कुछ लोग ख्यालों में खोए हैं तो कुछ खिड़की के बाहर ताक रहे हैं, कुछ छात्र सिर झुकाए सो रहे हैं। वे किसी परीक्षा में बैठे छात्र नहीं बल्कि सजा काट रहे कैदी लग रहे हैं। तभी एक कोने से कागज पर पेन चलने की आवाज आती है। मिस शॉ तुरंत उस तरफ देखती है, जैसे उन्हें उस कमरे में उम्मीद की इकलौती किरण मिल गई हो। पूरे कमरे में मैं अकेला इंसान हूँ जिसने लिखना शुरू कर दिया है और मैं तो सेरेना से भी एक कदम आगे निकल गया हूँ। जब सिर्फ 1 घंटा बचता है तो वक्त पंख लगाकर उड़ने लगता है। मैं एक बड़ा फैसला लेता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लासिकल चाइनीज वाले हिस्से को छोड़कर सीधे निबंध पर आ जाता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों और सालों की समझ की वजह से मेरी भाषा और लिखने की शैली अब पहले के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर है। जब मैं निबंध पूरा करता हूँ तो एक राहत की सांस लेता हूँ। सच तो ये है कि मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैंने चाइनीज का निबंध पूरा लिखा है। परीक्षा खत्म होती है, मैं बैग्स वापस लेकर आता हूँ। क्या तुम खाना खाने चलना चाहती हो? सेरेना अपने बैग को गले लगा लेती है और धीरे से सिर हिलाकर मना कर देती है। मैं अकेला ही कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर चला जाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं जैसे ही निकलने वाला होता हूँ, मुझे अपने बैग में एक फोन महसूस होता है। ये वही फोन है जो मैंने सेरेना को दिया था। मैं वापस पहली मंजिल पर आता हूँ और एक कोने में सेरेना को बैठा पाता हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ पर देखता हूँ कि वो खाना नहीं खा रही है। वो सिर झुकाए किसी चीज के साथ मशगूल है। उसके सामने की ट्रे हमेशा की तरह है, सादे सफेद चावल, न कोई सब्जी न मीट। लेकिन ट्रे के बगल में रखे प्लास्टिक लंच बॉक्स में सब्जियां और मीट है। साफ है कि वो उसके खुद के लिए नहीं है। मैं अपनी त्योरियां चढ़ाता हूँ और पास जाकर देखता हूँ। सेरेना सुपर ग्लू का इस्तेमाल करके हेयर क्लिप के उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक पल में मुझे ये दुनिया बहुत नाइंसाफ लगती है। कुछ लोग अपनी पूरी ताकत बस एक दिन गुजारने में ही खत्म कर देते हैं। सेरेना 50 सेंट के चावल खाती है, 2.50 युआन का सुपर ग्लू खरीदती है और उस हेयर क्लिप को जोड़ने की कोशिश करती है जिसकी कीमत शायद किसी और के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से उसकी ये कोशिश बेकार लग रही है। आखिर उसके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, वो खुद, उसके पिता या ये हेयर क्लिप? मुझे लगता है कि शायद उसे पहले कभी तोहफे नहीं मिले, इसलिए वो हर चीज को अपनी पूरी जान लगाकर संभालना चाहती है। लेकिन मैंने तो उससे कहा था कि मैं उसे जितनी चाहे उतनी क्लिप्स ला कर दूंगा। फिर भी वो इस टूटी हुई क्लिप को ठीक करने में लगी है। यहाँ तक कि उसकी हथेली की खाल पर सुपर ग्लू की वजह से निशान पड़ गए हैं। फिर भी वो हार नहीं मान रही। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूता हूँ। तुम यहाँ क्यों छिपी बैठी हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सेरेना मेरी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर अपने हाथ नीचे कर लेती है। मैं भारी मन से उसके बगल में बैठ जाता हूँ। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती। मैं बैग से फोन निकालता हूँ। वो उसे हैरानी से देखती है और तुरंत मना करने की कोशिश करती है। मैं ये तुम्हें दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ उधार दे रहा हूँ। एक सुपरमार्केट कर्मचारी के पास अगर फोन न हो तो उससे संपर्क कैसे होगा? और कभी कभी जब मैं किसी सवाल में अटक जाऊंगा तो तुम्हें कॉल भी करूंगा। सेरेना नोटिस करती है कि फोन नया नहीं है। तब जाकर वो उसे सावधानी से स्वीकार करती है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपना खाना खाओ। मैं खड़ा होता हूँ और उसकी ट्रे में रखे उन सादे चावलों को देखे बिना नहीं रह पाता। पर इस बार मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिद्दी लड़की वैसे भी नहीं सुनेगी। दोपहर में मैं एग्जाम रूम में पहुंचकर मैथ का रिवीजन शुरू करता हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। मैं सेरेना की तरफ मुड़ता हूँ जो सिर झुकाए बैठी है और कहता हूँ, मैं 1 हूँ, तुम 0 हो। सेरेना ऊपर देखती है। उसकी वो चमकती आंखें चौड़ी हो जाती है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से पूछती है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे बिना बाकी सब मतलबहीन है। सेरेना एक पल के लिए जम जाती है, फिर उसका चेहरा अचानक लाल हो जाता है। वो जल्दी से अपना सिर झुकाती है, पेन उठाती है और एक रफ पेपर पर कुछ भी घिसने लगती है, जैसे बहुत बिजी हो। जब दोपहर का एग्जाम खत्म होता है, मैं तुरंत सेरेना की तरफ मुड़ता हूँ। जल्दी, मुझे अपना पेपर दिखाओ। वो आज्ञाकारी बनकर पेपर थमा देती है। मैं खुशी से चिल्ला उठता हूँ, हाँ, मैंने सच में बहुत सारे सवाल सही किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी सबसे बड़ी जीत का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अपनी दोनों जिंदगियों के दशकों में मैंने कभी ऐसी उपलब्धि महसूस
महसूस नहीं की थी। जिस दिन मंथली एग्जाम का रिजल्ट आता है, पूरा सीनियर ईयर एक सन्नाटे में डूब जाता है और फिर उससे भी कहीं ज्यादा शोर मचने लगता है। ऑनर बोर्ड का वो पहला स्थान जिस पर जब से सबको याद है सिर्फ सेरिना का नाम हुआ करता था, आज पहली बार बदल गया है। सबसे ऊपर जो नया नाम चमक रहा है वो बिना किसी शक के मेरा है, लियोन। मैं ऑनर बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, अपने नाम के ठीक नीचे उस जाने पहचाने नाम को देख रहा हूँ, जिससे मेरा सीना गर्व से भर जाता है। पर मुझे कोई खास खुशी महसूस नहीं हो रही, बस एक गहरा शांत सुकून है, जैसा किसी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद मिलता है। मैं मुड़ता हूँ और भीड़ के किनारे मुझे वो जानी पहचानी सूरत दिखती है। सेरिना भी ऑनर बोर्ड को देख रही है। उसके चेहरे पर हार का कोई दुख नहीं है, इसके बजाय एक छोटी सी शांत मुस्कान है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो मेरी नजरें महसूस करती है और मुड़ती है। उसकी आंखें एकदम साफ और स्थिर हैं। वो मुझे धीरे से सिर हिलाकर इशारा करती है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस फर्स्ट प्लेस के पीछे क्या छिपा है। ये वो सारे घंटे थे जो सेरिना खुद के रिवीजन में बिता सकती थी, पर उसने वो वक्त सुपरमार्केट में देर रात तक काम करने में बिताया। वो ट्यूशन नोट्स जो उसने हर वीकेंड मेरे लिए तैयार किए और वो धैर्य जिसके साथ उसने मेरी हर बेतुकी बात को सहा। उसने अपना खुद का परफेक्ट फिनिश कुर्बान कर दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी का ये पहला बड़ा बदलाव देख सकूं। स्कूल के बाद मैं किसी जश्न के लिए जल्दबाजी नहीं करता, इसके बजाय मैं अपनी साइकिल पकड़े हुए उस्मानथिस लेन की तरफ उसके साथ धीरे धीरे चलता हूँ। ढलते सूरज की रोशनी में हमारी परछाइयां पीछे लंबी खिंच रही है। हे सेरिना, मेरे डैड ने कहा है कि मैं रुका हूँ जश्न मनाने के लिए। मेरा मतलब है हम दोनों ने एग्जाम में अच्छा किया है, तो वो चाहते हैं कि आज तुम डिनर पर हमारे घर आओ। मैं जानबूझकर रैंक की बात नहीं करता, क्योंकि मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। सेरिना के कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं। अनजाने में उसकी उंगलियां अपने बैग के स्ट्रैप को मरोड़ने लगती है। वही पिंक बैग जो मैंने उसे पुराना बैग खराब होने पर खास तौर पर दिया था। मुझे घर जाकर अपने डैड के लिए खाना बनाना है। अपने डैड को भी साथ ले आओ। स्टोर पर आज ताजा पोर्क रिब्स आए हैं और मेरे डैड अपनी कुकिंग का हुनर दिखाना चाहते हैं। अब तुम अपने बॉस को तो मना नहीं करोगी ना? वैसे भी जितने ज्यादा लोग उतना मजा। सेरिना ऊपर देखती है, उसकी आंखें थोड़ी लाल है। वो जानती है कि ये सिर्फ एक डिनर की बात नहीं है, ये मैं और मेरा परिवार है जो अपने सबसे सीधे और सच्चे तरीके से उसे और उसकी टूटी हुई दुनिया को धीरे धीरे अपनी खुशियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना कहना चाहती है, पर मेरी आंखों में वो अटल जिद और उम्मीद देकर वो खुद को मना नहीं कर पाती। आखिरकार वो धीरे से कह देती है। उसकी उस हल्की सी आवाज ने मेरे दिल को किसी मखमल की तरह छू लिया। मैं जोर से मुस्कुरा देता हूँ और शाम की उस धूप में मेरी वो मुस्कान किसी भी चीज से ज्यादा चमकदार लग रही है। मंथली एग्जाम का शोर थमने के बाद उन लड़कियों के खिलाफ स्कूल कड़ा अनुशासनिक कदम उठाता है। अपने माता पिता की मौजूदगी में वे सेरिना से औपचारिक रूप से माफी मांगती है। सेरिना पूरे वक्त शांत रहती है, सिर्फ तब जब आसपास कोई नहीं होता वो मुझसे धीरे से कहती है शुक्रिया। वो जानती है कि ये सब वो साफ आसमान है जिसे मैंने पर्दे के पीछे से चुपचाप उसके लिए बनाया है। वक्त पंख लगाकर उड़ता है। घबराहट और उम्मीदों के बीच आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है। एग्जाम रूम में मेरा पेन पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता है। सेरिना का चेहरा पूरी तरह एकाग्र है। हम दोनों अपने भविष्य के लिए और एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। रिजल्ट के दिन कोई हैरानी नहीं होती। एक ही टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में मेरा और सेरिना का नाम साथ साथ दिखाई देता है। मैंने अपना वादा निभाया, अपनी पूरी जान लगाकर मैंने हमारे बीच की उस दूरी को खत्म कर दिया। ग्रेजुएशन पार्टी के दिन सेरिना एक साधारण सफेद ड्रेस पहनती है और सबको दंग कर देती है। वो अब वो लड़की नहीं है जो कोनों में डरी सहमी रहती थी। मेरी उस जिद्दी और अटूट सुरक्षा के साए में उसकी आंखों की वो उदासी धीरे धीरे गायब हो गई है और उसकी जगह एक चमकते हुए आत्मविश्वास ने ले ली है। पार्टी में खलोए हमें कोने में धीरे धीरे बात करते हुए देखती है। उसकी भावनाएं उलझी हुई है, पर आखिर में वो एक ठंडी सांस लेती है, अपना ड्रिंक खत्म करती है और सब कुछ भुला देती है। पार्टी के बीच में ही मैं अचानक सेरिना का हाथ पकड़ता हूँ और उसे बाहर खींच ले जाता हूँ। हम दौड़ते हुए स्कूल की छत पर पहुँच जाते हैं। गर्मियों की वो रात की हवा सारी तपिश सोख लेती है। पूरा आसमान सितारों से भरा है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज में इतनी गंभीरता पहले कभी नहीं थी। सेरिना, क्या तुम्हें याद है वो विश जो तुमने अपने जन्मदिन पर मांगी थी? सेरिना सिर हिलाती है। उस रात उसने खामोशी से एक दुआ मांगी थी कि उसकी बाकी की पूरी जिंदगी में लियोन हमेशा उसके साथ रहे। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और उसे देखता हूँ। मेरी आंखों में एक अटल चमक है। मैं अब तुम्हें अपनी विश बता सकता हूँ। मेरी विश ये थी कि मैं सेरिना के आने वाले हर जन्मदिन पर उसके साथ रहूं। उसकी आंखों से निकलने वाला हर आंसू सिर्फ खुशी का हो और उसके भविष्य के हर कदम पर मेरा साथ हो। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और एक बॉक्स निकाल कर उसे खोलता हूँ। उसके अंदर एक बिल्कुल नया हेयर क्लिप है जिस पर लगे छोटे छोटे हीरे सितारों की रोशनी में जगमगा रहे हैं। ये उस क्लिप की जगह लेने के लिए है जो टूट गई थी, लेकिन इस बार इसके साथ कोई उधार का नोट नहीं है। इस बार मैं तुम्हें सुरक्षा देने के हक के बदले
अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर रहा हूँ। सेरीना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये शब्द सुनते ही सेरीना की आंखों में पल भर में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार ये दर्द या दुख के आंसू नहीं है, ये गर्माहट और खुशियों से छलक रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी पूरी जान लगाकर मजबूती से सिर हिलाती है और आगे बढ़कर उन गर्म बाहों में समा जाती है, जिनका सहारा उसने अपनी पूरी जवानी में लिया था और जिनके लिए वो हमेशा तरसती रही थी। मैं उसे इतनी कसकर थाम लेता हूँ जैसे मैंने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में भर लिया हो, कुछ ऐसा जो मैंने खो दिया था और अब फिर से पा लिया है। मैं नीचे झुकता हूँ और उसके कान में फुसफुसाता हूँ, डरो मत, अब से मैं यहाँ हूँ। रात के उस आसमान के नीचे दो युवा दिल एक दूसरे के करीब हैं। हम दोनों जानते हैं कि जिंदगी के तूफान शायद कभी पूरी तरह खत्म ना हो, पर इस पल से हम एक दूसरे की पनाह और रोशनी बनेंगे और आने वाले हर मौसम में हाथ थाम कर साथ चलेंगे।